हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड सीएसडी सिलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की ये पर्टिकुलर वीडियो बच्चे सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है और इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आज से ही डेली बेसिस पे हम लोग अपने मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी जो कि आपके मॉड्यूल 3 का पेपर नंबर 8 है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऑन अ वेरी डेली बेसिस कुछ कुछ केसेस कवर करेंगे। और अगर मैं बोलूँ कितने केसेस कवर करेंगे तो मैं बोलूँगा कि हर वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मिनिमम 5 केसेस तो डिस्कस करूँ। अगर लग रहा होगा कि केसेस छोटे छोटे हैं तो 6 से 7 केसेस को भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आगे का प्लान बताऊं अगर तो मैं बच्चे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जितने भी केसेस हैं, टोटल अराउंड 275 केसेस हैं, ऑन अ वेरी डेली बेसिस जब हम लोग 5 केसेस भी कर रहे होंगे तो मैं वादा करता हूं कि 60 टू 65 डेज में, मैक्स टू मैक्स 70 डेज में मैं आपका ये पूरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा। आपके मॉड्यूल में दिए हुए जून 2021 अटेम्प्ट के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जितने भी केसेस हैं, मैं सारे के सारे केसेस आपको इन वीडियोस के थ्रू कवर कराऊंगा। डेली की डेली जब 5 केसेस हम लोग पढ़ेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको ये वीडियो देखने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। आपको डेली से डेली 1 से 1.5 घंटा खाली देना है और आपका ये पूरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप देखेंगे कि 2 महीने के बाद पूरी तरीके से कवर हो चुका होगा विद प्रॉपर नोट्स एंड विद प्रॉपर अमेंडमेंट नोट्स ऑल्सो। फिर दूसरी बात बच्चे, अगर मैं बोलूं कि ये पर्टिकुलर वीडियोस जो है तो ये बेसिकली जून 2021 स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, क्योंकि जो मॉड्यूल से केसेस मैं उठा रहा हूं ये जून 2021 वाला अपडेटेड मॉड्यूल है। प्लस अगर आप दिसंबर 2021 के अकॉर्डिंगली बात करो तो ये सारे केसेस तो आपके लिए भी एप्लीकेबल हैं, सारे के सारे केसेस आपके लिए भी आएंगे। इसके अलावा जो दिसंबर 2021 मॉड्यूल के लिए अगर कुछ नया अमेंडमेंट आता है, कोई सप्लीमेंट आती है, कोई नई केस स्टडीज एड ऑन होती हैं तो उनकी वीडियोस में आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, बट वो दिसंबर की बात बाद में करेंगे। अभी आज की बात करें तो 11th ऑफ मार्च से अगर हम काउंट करते हैं तो अराउंड अराउंड वी आर हैविंग 81 82 डेज। और अगर हम लोग आज प्रेजेंट टाइम पे बोलें तो हम लोग अगर 70 डेज का भी टारगेट लेके चलते हैं तो इन दैट सिचुएशन हम 70 डेज में इस पूरे सब्जेक्ट को कवर अप कर लेंगे विद फुल रिवीजन, दैट्स माय गारंटी। आपको डेली बस 1 से 1.5 घंटा इन्वेस्ट करना है और आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा। पहले मैं आपको आज ही से हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियोस में हम लोग 5 केसेस डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। कुछ मिथ्स हैं जो मार्केट में फैले हुए हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में है, पहले उनमें मिथ्स को खत्म करूँ। जो डिलाइमास क्रिएटेड हुए हैं उनको मैं खत्म करता हूँ। पहले मैं बताता हूँ सब्जेक्ट कैसे है, सब्जेक्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या ट्रिक्स फॉलो करनी है, उसके बाद हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट का नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज, जो कि आपका मॉड्यूल 3 का पेपर नंबर 8 है। बच्चे ये पर्टिकुलर केस स्टडीज का जो मॉड्यूल है ये 8 पार्ट में डिवाइडेड है। वी कैन से 8 चैप्टर्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जो पहला चैप्टर लिखा है कॉर्पोरेट लॉज इंक्लूडिंग कंपनी लॉ, सेकंड नंबर सिक्योरिटी लॉ, थर्ड नंबर फेमा and other economic and business legislation, fourth number insolvency, fifth competition, then business strategies and management, interpretation of law and governance issues। अगर मैं पहले अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन में इस जून 2021 के अटेम्प्ट को कंपेयर करूं तो इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी केस स्टडीज जो इररिलेवेंट थी पहले उनको हटा दिया। इंस्टीट्यूट ने बहुत बहुत प्रॉपर तरीके से इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को अमेंड किया है। लाइक कॉम्पिटिशन लॉ में अगर मैं बात करूं तो आज प्रेजेंट टाइम पे देयर आर ओनली 10 केस स्टडीज। पिछले मॉड्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 30 केस स्टडीज भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में थी, बट वो सब एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड थी। इस वजह से मॉड्यूल में वो सारे मॉड्यूल्स में से वो सारे पर्टिकुलर पुराने केसेस को हटा दिया गया जो एक ही कंसेप्ट पे थे और सिर्फ 10 केसेस को अब छोड़ा गया। अगर मैं बोलूँ ये क्या लिखा है 30+3 30+4, तो बच्चे मैं बोलूँगा कि आपके मॉड्यूल में जून 2021 मॉड्यूल में 30 केसेस हैं कंपनी लॉ से रिलेटेड, कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड, प्लस इंस्टीट्यूट ने एक सप्लीमेंट्री भी लॉन्च की है फॉर जून 2021 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स ओनली, और उस सप्लीमेंट्री में भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के 3 केसेस एड ऑन किए थे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में देयर आर टोटल 33 केसेस। देन सिक्योरिटी लॉज में अगेन 30 केसेस दिए हुए मॉड्यूल में, 4 केसेस दिए हुए हैं कहाँ पे आपके सप्लीमेंट में, अगेन 34 केस स्टडीज। फेमा में टोटल 44 केसेस हैं, सप्लीमेंट में कोई नया केस नहीं दिया है, इस वजह से सिर्फ मॉड्यूल के 44 केसेस को हमको कवर करना है। इंसॉल्वेंसी में 33+5, इसी तरीके से कॉम्पिटिशन में 9+1 10। बिजनेस स्ट्रेटजीज में स्ट्रेटजीज जो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज हैं वो पहले 4 दी हुई थी, सप्लीमेंट में 2 और एड ऑन नहीं, 6 हो गई टोटल। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ 32+1 एंड गवर्नेंस इशूज 11+44+2, और ये सारे जितने भी हैं ये सब आपको मिलेंगे मॉड्यूल में। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तो बच्चे एग्जाम में आपका ये ओपन बुक सब्जेक्ट है, आपको बुक ले जाना अलाउड है। अब बुक ले जाना अलाउड है तो बच्चे के दिमाग में आता है कि हम सर कोई भी बुक ले जा सकते हैं। हाँ, आप कोई भी बुक ले जा सकते हैं। सर हम इसकी सबकी अलग अलग बुक्स ले जा सकते हैं। हाँ आपके पास सर हमारे पास अलग अलग बुक्स हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट हमने कहीं से पढ़ा हुआ हम ले जाते हैं। हाँ ले तो जा सकते हैं, बट बच्चे इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आपके 3 घंटे के अंदर अंदर आप सारी बुक्स को खोल के आंसर ढूंढ के उसमें से चेकआउट करके कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, आपके क्वेश्चन से क्या रिलेटेड आंसर होना चाहिए, इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। हमको टू द पॉइंट आंसर लिखना होगा और एट अ टाइम उसको ढूंढ के लिखना होगा।
अब यही सबसे बड़ा टास्क है। ऑल्दो लगता तो बच्चे को ऐसा है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन है, हम बुक लेके जाएंगे, हम फटाफट से आंसर ढूंढ के लिख लेंगे, बट अगर आपने केसेस पढ़े नहीं होंगे, कम से कम आपको मिनिमम 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार अभी मेरे साथ क्लास में पढ़ लीजिए, इस पर्टिकुलर वीडियोस के थ्रू पढ़ लीजिए, प्लस एक बार आपको एक रिवीजन जरूर देना होगा। अगर आपने ये 2 बार इसको कवर कर लिया तो इन दैट सिचुएशन इट्स माय गारंटी आपको एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं मिलेगा। सेकेंड चीज बच्चे, यहाँ पे मैं कुछ जो मिथ्स हैं पहले उनको रिजॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे अब बच्चों के पास ना बहुत सारे लाइक छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बने होते हैं। बहुत बच्चों ने मेहनत कर ली होगी, बहुत बच्चे मेहनत कर रहे होंगे अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने में। लाइक वो केस को पढ़ते हैं, फिर केस का एक क्रक्स बना लेते हैं। मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल भी हैं जहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर केसेस के क्रक्स मिल जाएंगे। बच्चे ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप डायरेक्ट इन क्रक्स नोट्स को पढ़ते हो तो आपके लिए एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन्होंने तो पूरा केस पढ़ लिया, पूरा केस पढ़ने के बाद उन्होंने क्रक्स नोट कर लिया, तो उनको तो ध्यान है कि पूरे केस में क्या था और इस क्रक्स के अकॉर्डिंग ये उस पर्टिकुलर केस का रिजल्ट है। ठीक है, आपने तो बच्चे पूरा केस पढ़ा ही नहीं, आप तो सीधे क्रक्स पे आ गए। अब होता क्या है, बच्चा कहता है कि हम पढ़ के तो सारे केसेस गए थे, वो क्रक्स पढ़ के गया था और एग्जाम में उसको क्वेश्चन नहीं मिला। वो क्वेश्चन आया, उसका आंसर ढूंढना था, आंसर मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे आप तो क्रक्स पढ़ के गए थे, आपने पूरा केस तो पढ़ा ही नहीं। अब ध्यान से समझना, आप अगर खुद शॉर्ट नोट्स बनाते हो अपने केसेस के पढ़ने के बाद, पूरा केस पढ़ने के बाद खुद शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो वो आपके लिए फ्रूटफुल है। अगर आप किसी और के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स को डायरेक्टली पढ़ते हो तो इन दैट सिचुएशन वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। आप बहुत बड़ा रिस्क लेके एग्जाम में जा रहे हो। ध्यान सुनिएगा, जो क्रक्स बना रहा है बच्चा या जो भी टीचर भी अगर को आपको कोई क्रक्स बना के दे रहा है तो बच्चे सिर्फ उन क्रक्स पे ना जाओ। एग्जामिनर जब आपका क्वेश्चन पेपर सेट होता है तो इन दैट सिचुएशन केस का कोई भी पर्टिकुलर फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मे बी पॉसिबिलिटी एक स्टूडेंट के लिए लग रहा है कि वो फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने क्रक्स में नहीं लिखा, बट एग्जाम में वही फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो उसने तो पूरा केस पढ़ा हुआ था, उसको तो समझ में आ गया। आपने तो खाली क्रक्स पढ़ा था, आपको तो उस फैक्ट के बारे में पता ही नहीं। सेकेंडली, मैं आपको एक चीज और बताऊं, इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसमें जो केसेस दिए हुए हैं फुल फ्लैश केस नहीं दिए हुए। जो एक्चुअल में जजमेंट आई थी वो जजमेंट का कुछ पोर्शन दिया हुआ है, क्योंकि उस पर्टिकुलर केस में बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिन पे डिस्कशन हुआ हो, जिन पे डिसीजन आया हो। बट यहां पर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमको पूरा केस नहीं पढ़ना, हमको उस पर्टिकुलर केस के कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ फैक्ट्स जो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड है उनके बारे में हमको एक्सप्लेन किया गया। तो हमको पूरी जजमेंट भी पढ़ने को नहीं मिलेगी, आधी जजमेंट पढ़ेंगे। इस वजह से हम लोग को उसको तो कम से कम पूरा पढ़ना ही पड़ेगा जो हमको मॉड्यूल में दिया हुआ है। इसी वजह से मैं जो केसेस के लाइन पिकअप करूंगा वो सब मॉड्यूल से ही पिकअप करूंगा, कुछ एड ऑन मैं अपनी तरफ से दूंगा, बट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो लिखी हुई लाइन्स हैं उनको तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल डिटेल में आप ये केसेस पढ़ लोगे। और तभी मैं सिर्फ 5 केसेस पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपके ऊपर डेली बेसिस पे बर्डन ना पड़े। लाइक बच्चा कहता है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बच्चे तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पूरे 100 मार्क्स आपको गेन करवा सकता है। 100 मार्क्स में से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करो, आपका ग्रुप 3 निकल जाएगा। अगर आप 3 ग्रुप दे रहे हो तो सेट ऑफ करने में ये सब्जेक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा। लाइक बच्चे स्टूडेंट्स ऑफ गॉट लाइक 70 to 75 मार्क्स, 80 मार्क्स ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो सोचिए कि कितना अच्छा है, आपको सिर्फ 1 घंटा देना है डेली बेसिस पे और आपको 70-80 मार्क्स मिल रहे हैं, तो कितना अच्छा सेट ऑफ करने का आपके पास रास्ता है। तो पहली चीज बच्चे, किसी और के शॉर्ट नोट्स पे बिल्कुल रिलाई ना करना, बिल्कुल भी रिलाई ना करना, क्योंकि उसके बनाए हुए शॉर्ट नोट्स हैं। आप अपने प्रिपेयर योर ओन नोट्स, आप अपने खुद शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो बनाओ, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाना चाहते तो बुक्स में नोटिंग करते चले जाना, उनको रिवाइज करते चले जाना, ठीक है। फिर आता है सर, ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं इलैबोरेटेड केस स्टडीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडीज हैं, और इस वजह से क्योंकि इलैबोरेटेड हैं, बहुत बड़े मैनर में दी हुई हैं, उन पर्टिकुलर केसेस में बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस हो सकते हैं और आपको नहीं पता कि एग्जामिनर आपसे किस फैक्ट पे क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको पूरी केस स्टडी पढ़नी होगी, पूरी केस स्टडी पढ़नी है, ठीक है, पूरी केस स्टडी पढ़नी है, ठीक है, पूरी केस स्टडी पढ़नी है, शॉर्टकट नहीं अडॉप्ट करना। फिर सर एग्जाम में अगर हम जब क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, लाइक क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे होते हैं, तो एग्जाम में क्या होता है, जब एक बच्चा ना, जैसे क्या होता है, ओपन बुक है क्योंकि बुक सामने है और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर उसको मिल गया, अब वो बताए भावनाओं में बह जाता है। भावनाओं में बहने का मतलब क्या है कि उसको लगता है ला ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं। बच्चे अननेसेसरीली लिखोगे तो लास्ट में आपका 1 से 2 क्वेश्चन तो 100% छूटेगा। टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, कंट्रोल योर इमोशंस। भावनाओं में ना बहिए, बिल्कुल भी ना बहिए, जितना बोला गया है उतना लिखिए, जबरदस्ती एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। इट डजेंट मीन कि आपके पास आंसर बहुत एलैबोरेटेड मैनर में है तो सबको लिख दो, जो पूछा जा रहा है बस उतना लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद ईच एंड एवरी केस, जो एक केस, ईच एंड एवरी केस आपको कवर करना है,
कोई भी केस छोड़ के ना जाना, किसी भी केस पे कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। बच्चे ऐसा बहुत करते हैं, लाइक 30 केसेस दिए हुए हैं, 28 27 कर लिए, बोला एक दो केसेस छोड़ भी दिया तो क्या हो गया, हो सकता है शायद उसी पर्टिकुलर केस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो बच्चे ये आपको सारे के सारे केसेस पढ़ने हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम जब आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे, जैसे अभी मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम इन वीडियोस के थ्रू इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट टाइम जो आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे आप इंडेक्स कुछ ना बनाइएगा, अपना कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाइएगा, सिर्फ बुक में मार्क करते चलिएगा। मॉड्यूल सबके पास है, मॉड्यूल में मार्क करते चलिएगा, हाईलाइटेड पॉइंट्स मार्क करते चलिएगा, वहीं पे लिख लीजिएगा चीज़ों को जो आपको लिखना हो। फर्स्ट टाइम में आप केस को पढ़ो, उसको समझो, और उसमें जो जो पॉइंट आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट उनको मार्क कर लो, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कराऊंगा उनको मार्क कर लो, बस। सेकेंड टाइम, जब सेकेंड टाइम आप इसका रिवीजन कर रहे होगे, तब आप इसके नोट्स बनाना। मैं आपको बोल रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनिएगा, 5 से 6 वीडियोस डालने के बाद, या मैं बोलूंगा एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको टाइम दूंगा 1 से 2 दिन का। उन 1 से 2 दिन में मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, आप सिर्फ रिवीजन करिएगा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिएगा। बच्चे जैसे कुछ टीचर्स लाइक मैराथन डालते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उसको प्रेफर भी करते हैं, नो डाउट वो ठीक होते हैं, बट ध्यान से सुनिएगा, अगेन मैराथन हो रही है तो मैराथन में बच्चे फिर आपको क्रक्स बताया जा रहा है, क्रक्स पे नहीं जाना बच्चे। क्रक्स पे जाओगे, क्रक्स उनके लिए ठीक है जो ऑलरेडी पहले केस पढ़ चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इन केसेस को पढ़ रहे हो तो आपके लिए क्रक्स बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। एक बार आपको केस बहुत ही जरूरी है पढ़ना। चलिए, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीच में मैं कभी और भी आपको बताऊंगा कि एग्जाम में केस स्टडीज के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, बट वो आज की वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज की वीडियो को मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं एक पर्टिकुलर चैप्टर से, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ आपके बुक का चैप्टर नंबर 7 होगा, और उस चैप्टर नंबर 7 से हम लोग आज 5 केसेस को उठा रहे हैं, और इन 5 केसेस को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चे, कुछ केसेस की नंबरिंग में ऐसे सीक्वेंस वाइज नहीं चलूंगा, लाइक 1 2 3 4 5 6, लाइक 1 2 3, हो सकता है बीच में 6 भी आ जाए, हो सकता है बीच में 10 भी आ जाए। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चे मेरे तो सारे केसेस पढ़े हुए हैं, और मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको सीरियल ऑर्डर में ना पढ़िए, ऊपर नीचे करके पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको रिमेनिंग केसेस पढ़ने में बहुत हेल्प हो जाएगी। कुछ केसेस थोड़े से ट्रिकी से हैं, अगर आप पहले और छोटे छोटे इजी केसेस कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, उसके बाद उन केसेस को कंप्लीट कर पाना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके पहले केस नंबर 1 से। बच्चे आपको लर्न कुछ नहीं करना, बस ध्यान रखना है कि कौन से केस में कौन से फैक्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिएगा। तो पहला नंबर, चलो बच्चे, तो पहले केस नंबर को स्टार्ट करते हैं। और पहला केस नंबर 1 जो आपका दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है डेटेड 29 जनवरी 2020। ये एक पर्टिकुलर केस है बिटवीन स्टेट ऑफ एमपी एंड एमपी ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो स्टेट ऑफ एमपी है ये एपेलेंट है, इसने एक अपील फाइल की है इन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और जो रिस्पॉन्डेंट अपोजिट पार्टी है वो एमपी ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन। साथ ही साथ अभी आप पढ़ेंगे लेबर बार एसोसिएशन भी उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्डेंट की एक पार्टी। अब ध्यान से सुनिएगा इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या, पहले समझिएगा। कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ लेबर लॉज प्रिवेल कर रहे थे, और उन लेबर लॉज में स्टेट गवर्नमेंट के लेबर लॉज थे, और उन लेबर लॉज में ये लिखा था कि अगर उन लेबर लॉज में कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो उस पर्टिकुलर ऑफेंस को क्रिमिनल कोर्ट में डील किया जाएगा। मतलब पावर किसको दे दी गई थी, क्रिमिनल कोर्ट को, टू डील विद दोज ऑफेंसेस व्हिच वर अनकरिंग अंडर द एमपी लेबर लॉज। ठीक है, फिर 1981 में एक अमेंडमेंट लाई गई, और जो पावर क्रिमिनल कोर्ट को दी गई थी वो पावर क्रिमिनल कोर्ट से लेकर के लेबर कोर्ट को दे दी गई। और ऐसा बोला गया कि अब क्रिमिनल कोर्ट में जो मैटर डील हो रहे थे वो सारे मैटर कहाँ पे डील होंगे, लेबर कोर्ट में। और ऐसा बोला गया कि ये पर्टिकुलर मैटर लेबर लॉ से रिलेटेड है, इस वजह से लेबर कोर्ट विल बी द बेस्ट सुटेबल कोर्ट जो इन पर्टिकुलर मैटर्स को डील कर सकती है। ठीक है, 1981 में ऐसा हो गया। इसका मतलब जब पहले लॉ पास हुए थे तब पावर दी गई थी क्रिमिनल कोर्ट्स को, रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स को, सेशन कोर्ट को। उसके बाद 1981 में अमेंडमेंट हुई, और अमेंडमेंट करने के बाद ये पावर दे दी गई लेबर कोर्ट को। अब फिर 2002 में फिर एक अमेंडमेंट लाई, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर आई कि जो पावर पहले क्रिमिनल कोर्ट के पास थी वो 1981 में दे दी गई लेबर कोर्ट को। आज हम 2002 में फिर से अमेंडमेंट ला रहे हैं, और लेबर कोर्ट के ऊपर क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा बर्डन है और लेबर कोर्ट अपने इंडस्ट्रियल मैटर्स को डील करे, इस वजह से हम लेबर कोर्ट से ये पावर वापस लेते हैं और वापस से रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट को ये पावर्स दे देते हैं। मतलब अब प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो गई कुछ कि पहले जो पावर क्रिमिनल कोर्ट में थी बिफोर 1981, वो पावर दी गई 1981 से लेबर कोर्ट को, और आज 2002 में वापस से हम लेबर कोर्ट से वो पावर ले रहे हैं वापस, और वापस किसको दे रहे हैं, क्रिमिनल कोर्ट को। अब जब 2002 में लेबर कोर्ट से पावर ली गई और दी जा रही है किसको, क्रिमिनल कोर्ट को, तब क्वेश्चन रेज हुए कि क्या ये करना अलाउड भी है।
मतलब इज इट अलाउड कि आप पहले किसी को पावर दें फिर उसे पावर लेके वापस उसको दे दें जिसके पास ओरिजिनल पावर थी। और यहाँ यही सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या ये कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं है, क्या लीगली ये करना अलाउड है। ये इस पर्टिकुलर केस में डिसाइड किया गया, डिस्कस किया गया। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आइए स्टार्ट करते हैं केस को। देखिए हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी एक छोटी सी 2 से 3-4 लाइन में समरी दी होती है कि इस केस में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तभी यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ऑफेंसेस अंडर इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। कहते हैं कौन से नेचर ऑफ ऑफेंसेस की बात हो रही है, कहते हैं ऐसे ऑफेंसेस जो लेबर लॉज में है। स्टेट लॉ मतलब मध्य प्रदेश का स्टेट लॉ टुक अवे द जुरिस्डिक्शन ऑफ रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स एंड इंटरेस्टेड द सेम टू लेबर कोर्ट्स। कहते हैं स्टेट लॉ ने क्या किया, एक अमेंडमेंट लाए और जो जुरिस्डिक्शन क्रिमिनल कोर्ट्स के पास थी, क्रिमिनल कोर्ट से वो जुरिस्डिक्शन लेने के बाद किसको दे दी गई, लेबर कोर्ट को। एंड आफ्टर सम टाइम द स्टेट रिवर्स्ड दिस प्रोसेस। और कुछ समय बाद स्टेट ने अपनी इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब जो पहले क्रिमिनल कोर्ट से पावर लेके दी गई लेबर कोर्ट को, आज लेबर कोर्ट से वो पावर वापस लेके किसको दी जा रही है, रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट को। वेदर टेनेबल, क्या ऐसा करना ठीक है, हेल्ड यस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस इट इज करेक्ट। अब इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर मैटर को और जजमेंट में क्या क्या आया। तो पहले आपके पास कुछ ब्रीफ फैक्ट्स दिए हुए हैं, ब्रीफ फैक्ट्स को पढ़ते हैं। कहते हैं द लेबर बार एसोसिएशन ऑफ सतना इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश एंड एमपी ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, मतलब दो पार्टी हो गई, sought to assail means they are criticizing the provisions of the Madhya Pradesh labor laws। criticize लिख लीजिएगा यहाँ पे, criticize कहते हैं they are criticizing the provisions of Madhya Pradesh labor law amendment and miscellaneous provision act 2002। और ये पर्टिकुलर एक्ट है जिसमें अमेंडमेंट की गई है और जिसको हम लोग शॉर्ट में आगे हमेशा बोलेंगे द अमेंडमेंट। इट वॉज इन्फोर्स्ड बाय नोटिफिकेशन डेटेड 5th of August 2005 as ultra vires the provision of Article 14 of the Constitution। कहते हैं कि जो ये लेबर बार एसोसिएशन है या जो ये एमपी ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन है, ये ऐसा कह रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इन पर्टिकुलर अमेंडमेंट लॉ के थ्रू नोटिफिकेशन पास की है ऑन 5th of August 2005, ये गलत है, ये हमारे आर्टिकल 14 का वायलेशन है, हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। कहते हैं ऐसा क्या था इसमें, कहने लिखा द हिस्ट्री टू द डिस्प्यूट। कहते हैं इस डिस्प्यूट की हिस्ट्री क्या थी, इज दैट द पावर टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर लेबर लॉज was conferred on the labor courts by मध्य प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1981। कहते हैं कि जो पावर थी इन पर्टिकुलर लेबर लॉ से रिलेटेड ऑफेंसेस को डील करने की, वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किसको दे दी थी, लेबर कोर्ट को दे दी थी इन द ईयर 1981 एज अगेंस्ट द रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स। और पहले ये पावर क्रिमिनल कोर्ट के पास थी बट अब लेबर कोर्ट के पास आ गई थी इन द ईयर 1981। ठीक है, कहते हैं नाउ दैट प्रोसेस वाज सॉट टू बी रिवर्स्ड बाय द अमेंडमेंट व्हिच वाज असेल्ड, व्हिच वाज क्रिटिसाइज्ड। कहते हैं अब उसी प्रोसेस को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट वापस से रिवर्स करना चाहती है, मतलब जो पावर लेबर कोर्ट को दी थी वो वापस से क्रिमिनल कोर्ट को देना चाहती है। और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस पे क्रिटिसाइजेशन हो रहा है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये गलत है। कहते हैं द रैशनल वॉज स्टेटेड टू बी दैट द लेबर कोर्ट्स। कहते हैं जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसी अमेंडमेंट लाने की कोशिश की इन द ईयर 2002, तो उन्होंने क्या तर्क रखा, क्या अपना व्यू रखा, उन्होंने अपना व्यू रखा दैट लेबर कोर्ट्स वर ऑलरेडी बर्डन्ड and thus did not have time to adjudicate even the dispute arising out of Industrial Dispute Act 1947 and MP Industrial Relation Act 1960। कहते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यहाँ पे ये कह रही है कि इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे हमारा मेन पर्पस ये है कि लेबर कोर्ट अपने ही मैटर डील नहीं कर पा रही और उसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने इतना बर्डन डाला हुआ है ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, और अब बल्कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्रिमिनल केसेस का भी बर्डन उसके ऊपर डाल दिया। तो लेबर कोर्ट बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन है, इस वजह से हम उससे वाली पावर्स, वो पर्टिकुलर मैटर्स की पावर ले रहे हैं और वापस से रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट को दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो ये तो व्यू किसका था, ये व्यू था हमारे स्टेट ऑफ एमपी का, ये व्यू किसका था, स्टेट ऑफ एमपी। लेकिन जो इस डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे थे वो क्या कह रहे थे यहाँ पे, कहते हैं ऑन द अदर हैंड द पार्टीज असेलिंग, द पार्टीज क्रिटिसाइजिंग द सेड अमेंडमेंट कैनवेस्ड। उन्होंने क्या प्रपोज किया, दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ शिफ्टिंग द ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेस रिलेटिंग टू लेबर डिस्प्यूट टू लेबर कोर्ट्स हैड बीन कन्फर्ड बाय लेजिस्लेशन फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल हार्मनी। कह रहे हैं जो ये पार्टीज हैं जो ये बोल रही हैं कि नहीं ये स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का डिसीजन गलत है, ये ऐसा कह रही हैं कि सर जो ये ऑब्जेक्ट था, मतलब जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, जिस पर्टिकुलर मेन पर्पस को देखते हुए पावर क्रिमिनल कोर्ट से लेबर कोर्ट को दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी कि इंडस्ट्रियल हार्मनी क्रिएटेड रहे। कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि लेबर लॉ जो होते हैं ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, ये सोशल वेलफेयर लॉज होते हैं, और ये जो सोसाइटल केसेस होते हैं इनमें ज़्यादा ध्यान देना होता है लोगों के बारे में। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, इस वजह से यहाँ पर सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए एक लिथार्जिक, एक हम ऐसे कह सकते हैं एक नॉर्मल सा व्यू लेके चलना पड़ता है।
और क्रिमिनल कोर्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट केसेस को डील करें, इस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। और लेजिस्लेचर के थ्रू ये पावर दी गई है फ्रॉम द क्रिमिनल कोर्ट टू द लेबर कोर्ट। तो जब लेजिस्लेचर ने लॉ पास कर दिया है तो इस लॉ को अमेंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ऐसा करना गलत होगा। ये कहना है किसका? ये कहना है लेबर बार एसोसिएशन का और उस फेडरेशन का। ठीक है, कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एन इलैबोरेट जजमेंट ऑफ ओवर 50 पेजेस दिस अमेंडमेंट वाज स्ट्रक डाउन प्राइमरली ऑन द ग्राउंड दैट आर्टिकल 21 gave a right for speedy justice and the amendment in a way took away this right of speedy justice। कहते हैं एक इलैबोरेट जजमेंट लाई गई 50 पेजेस की और स्टार्टिंग में तो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को रोक दिया गया, मतलब तभी तो अपील की जा रही है क्योंकि अब स्टेट ऑफ एमपी के डिसीजन को गलत साबित करते हुए लोअर कोर्ट ने क्या किया, लोअर कोर्ट ने इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को गलत कहते हुए ये बोला कि आर्टिकल 21 में राइट दिया गया है, राइट फॉर स्पीडी जस्टिस, कि जल्दी से जल्दी जस्टिस हो, इसलिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई। और अब हम स्पेशल कोर्ट से ही, लेबर लॉ एक स्पेशल कोर्ट है, लेबर कोर्ट एक स्पेशल कोर्ट है, और हम लेबर कोर्ट से वो पर्टिकुलर पावर वापस लेके क्रिमिनल कोर्ट को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, ऐसा बोला लोअर कोर्ट ने। और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इस पर्टिकुलर लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, इसी वजह से वो आ गई है यहाँ पे अपील फाइल करने इन द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर मैटर को देखा और अपील क्या कर दी, अलाउड। देखो ध्यान से सुनिएगा, अपील हुई है तो कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट का जजमेंट तो आया होगा, और लोअर कोर्ट का डिसीजन आपके सामने दिया हुआ है, ये मैंने मार्क कर दिया, डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट क्या कहती है कि नहीं ये अमेंडमेंट सच में नहीं होनी चाहिए, जो फेडरेशन का कंटेंशन है वो बिल्कुल सही है, जो उनका व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आए तो यहां पे कहते हैं कि यहां पे देखते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, और सुप्रीम कोर्ट के देखने से पहले कहते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 क्या कहते हैं। तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ की नज़रों में हर एक पर्टिकुलर पर्सन इक्वल है, और लॉ सबके लिए सेम बना हुआ है, कानून सबके लिए सेम है, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 21 हमको देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसी में हमको दिया हुआ है राइट ऑफ स्पीडी जस्टिस, कि हम जल्दी से जल्दी हमको न्याय मिले। ठीक है, अब आते हैं रीजन पे और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में यहाँ पे क्या क्या रीजन देके अपना डिसीजन देता है। डिसीजन ऑलरेडी आपको ऊपर पता लग चुका है कि डिसीजन स्टेट ऑफ एमपी के फेवर में आने वाला है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कहते हैं वी मे नोट द फैक्ट दैट सच क्रिमिनल ऑफेंसेस रिलेटिंग टू लेबर लॉज ऑफ ऑलमोस्ट 16 स्टैट्यूज वर बीइंग ट्राइड बाय द क्रिमिनल कोर्ट टिल 1981। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर हम इस पर्टिकुलर मैटर को देखें तो हम मैटर को देखने के बाद हमको यही पता लगता है कि जो 16 लॉज हैं, इन 16 लॉज में जो लेबर लॉ से रिलेटेड है, इन 16 लॉज में पहले पावर दी गई थी क्रिमिनल कोर्ट को कि वो इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस को डील करें, और 1981 तक ऐसा ही होता आ रहा था, ये सारे पर्टिकुलर मैटर क्रिमिनल कोर्ट ही डील करती थी। Thus, the experiment of assigning these cases to the labor court was carried from that year till 2002। और सुप्रीम कोर्ट कहती है फिर 1981 से ये पावर, मतलब टिल 1981, तो ये सारी पावर किसके पास थी, क्रिमिनल कोर्ट्स के पास। ठीक है, फिर 1981 से लेकर के इन फ्रॉम द ईयर 1981 टिल 2002 ये पावर किसको दे दी गई, लेबर कोर्ट को। और अब 2002 के बाद से ये पावर किसको देना चाहती है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, कहते हैं वापस से क्रिमिनल कोर्ट को देना चाहती है। ठीक है, नाउ द मैटर्स वर ट्रांसफर टू द क्रिमिनल कोर्ट्स एज अ सिक्विटर, दैट इज एज अ कंसिक्वेंस टू द अमेंडमेंट ऑफ 2002 टिल द सेड अमेंडमेंट वाज स्ट्रक डाउन बाय इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड 1 अगस्त 2008। और कहते हैं 2002 से ये वापस से लेबर कोर्ट से पावर लेके किसको दे दी गई, क्रिमिनल कोर्ट को। ठीक है, और जब ये पावर क्रिमिनल कोर्ट को दी गई तो केस अराइज हो गया, डिस्प्यूट अराइज हो गया, और फेडरेशन ने केस कर दिया, और फेडरेशन ने केस किया, और लोअर कोर्ट ने क्या कर दिया, लोअर कोर्ट ने इस पर्टिकुलर डिसीजन पे अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया, इस अमेंडमेंट पे रोक लगा दी बाय द इम्प्यूग्ड ऑर्डर डेटेड 1 अगस्त 2008। व्हाट इज दिस इम्प्यूग्ड ऑर्डर मीन्स, कहते हैं इम्प्यूग्ड ऑर्डर का मतलब होता है इसी के अगेंस्ट आपने अपील फाइल की, द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ऐसा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिससे पार्टी सेटिस्फाइड नहीं, तो वो ऑर्डर बन जाता है इम्प्यूग्ड ऑर्डर, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिस ऑर्डर पे क्वेश्चनिंग हो रही है वही ऑर्डर है इम्प्यूग्ड ऑर्डर। ठीक है, कहते हैं दोनों व्यू पॉइंट्स को नीचे ध्यान से देखिए क्या लिखा है, कहते हैं ऑन द एपेलेंट स्टेट अप्रोचिंग दिस कोर्ट, अपेलेंट कौन है, अपील फाइल करने वाली पार्टी, अपील फाइल वाली पार्टी कौन है, स्टेट ऑफ एमपी। नोटिस वाज इशूड ऑन 6 जनवरी 2009 एंड द ऑपरेशन ऑफ द इम्प्यूग्ड ऑर्डर वाज स्टेट। कहते हैं ऑन द एपेलेंट स्टेट अप्रोचिंग दिस कोर्ट, कहते हैं जब स्टेट इस पर्टिकुलर कोर्ट में आई तो एक नोटिस पास की गई 6 जनवरी 2009 को, एंड द ऑपरेशन ऑफ इम्प्यूग्ड ऑर्डर वाज स्टेट, और उस पर्टिकुलर लोअर कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हम लोगों ने उस अमेंडमेंट पे रोक लगा दी। ठीक है, लीव वाज ग्रांटेड ऑन 20th of July 2009, और उस नोटिस के अगेंस्ट लीव मिल गई, लीव वाज ग्रांटेड फ्रॉम द कोर्ट कि उस अमेंडमेंट को अभी चलने देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि डिसीजन क्या आना है, क्योंकि अब ऑफेंसेस तो कमिट हो सकते हैं ना बीच में, अब जब तक डिस्प्यूट चलेगा तब तक ऑफेंसेस कौन डील करे, तो कोर्ट ने दिया लीव वाज ग्रांटेड ऑन 20th July 2009 एंड द इंटरिम ऑर्डर वाज मेड एब्सोल्यूट।
और एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया गया और उस इंटरिम ऑर्डर में 2009 में ये लिखा कि क्रिमिनल कोर्ट ही अभी इस पर्टिकुलर मैटर को डील करेगी, हम अमेंडमेंट को बिल्कुल ठीक मानते हैं, अभी कोर्ट ने बोला। और ये इंटरिम ऑर्डर है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, कोर्ट कह रही है हम इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग अभी हम इन पर्टिकुलर मैटर को पावर देते हैं क्रिमिनल कोर्ट को कि वो डील करें। The result is that the criminal courts continue to try the offenses relating to labor disputes even during the last 11 years. और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसमें भी अब कोई शक नहीं है कि जो लीव दी गई है उस लीव की वजह से पिछले 11 सालों से ये पर्टिकुलर मैटर क्रिमिनल कोर्ट ही डील कर रही है। ठीक है, 2009 से अगर हम 11 साल की बात करें तो 2009 से लेकर 2020 तक ऐसा ही चलता रहा। अच्छा, 2002 से लेकर के 2009 तक भी लगभग ऐसा ही चलता रहा, बस बीच में लोअर कोर्ट का डिसीजन आ गया कि अमेंडमेंट पे रोक लगा दी जाए और पावर लेबर कोर्ट को दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब अपील आई तो सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दिया और उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया कि ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट को ही मैटर डील करने देते हैं। ठीक, अब हम आते हैं हमारे मैटर्स पे। कहते हैं नाउ वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, हु आर वी, लाइक सुप्रीम कोर्ट, वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट वी आर डिबेटिंग द लीगैलिटी ऑफ अ लेजिस्लेशन which has passed the muster that is collected together. Muster means collected together. कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कह रही है हम एक ऐसे इशू पे डिबेट कर रहे हैं, किस चीज, कौन सा इशू है, अबाउट द लीगैलिटी ऑफ अ लेजिस्लेशन, की एक लेजिस्लेशन कितना लीगल है। और ये जो एक ऐसा लॉ है, एक ऐसी अमेंडमेंट है जिसको लेजिस्लेशन ने, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ने प्रॉपर तरीके से उसको पास किया है विद मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन प्रेजेंट इन द legislative assembly, ठीक है, of the elected legislative assembly and has received the assent of the president of India। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से ये लॉ बिल्कुल लीगल है। द स्कोप ऑफ चैलेंज टू सच अ लेजिस्लेशन इज विद इन अ लिमिटेड डोमेन। कहते हैं और अगर आप इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को चैलेंज करना चाहते हो तो हमारे पास बहुत कम रास्ते हैं जिन बेसिस पे हम इनको चैलेंज कर सकते हैं, और दो ही इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इन्हीं दो ग्राउंड्स पे हम इस पर्टिकुलर इस लेजिस्लेशन को गलत साबित कर सकते हैं, और अगर ये दो ग्राउंड्स ही नहीं है तो इन दैट सिचुएशन हम इसको गलत साबित नहीं कर पाएंगे। मतलब जब एक लॉ लेजिस्लेचर ने ही पास कर दिया तो इन दैट सिचुएशन हम उसके अगेंस्ट क्वेश्चन कैसे रेज कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो सिर्फ दो ही ग्राउंड्स पे क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। क्या? पहला, लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। अगर लेजिस्लेचर के पास इस पर्टिकुलर मैटर पे लॉ बनाने की पावर ही ना हो तो हम कह सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं ध्यान से, कि एक पर्टिकुलर मैटर ऐसा है जिसपे लेजिस्लेचर के पास लॉ बनाने की पावर ही नहीं, और फिर भी अगर उन्होंने अपनी इस पर्टिकुलर पावर का मिसयूज किया और उन्होंने लॉ बना दिया तो हम उस पर्टिकुलर लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट आता है कि अगर कोई लॉ ऐसा बना दिया जाए जिस लॉ की वजह से देयर इज अ वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते हैं या फिर कोई ऐसा लॉ बन जाए जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट वायलेट होने लग जाए तो हम उस पर्टिकुलर लॉ को गलत साबित कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ दो ही ग्राउंड्स हैं लॉ को गलत साबित करने के। पहला ग्राउंड, या तो लेजिस्लेचर के पास पावर ही ना हो उस लॉ को पास करने की। दूसरा ग्राउंड, या कोई फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो रहा हो, जैसे कि फेडरेशन ने बोला था कि हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। ठीक है, कहते हैं अब इन पॉइंट्स को अगर हम ध्यान में रखते हुए नीचे डिस्कशन करें तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कहते हैं दिस प्रिंसिपल ऑफ लॉ हैज बीन रिपीटेडली एम्फसाइज्ड बाय दिस कोर्ट एंड एक मैटर को, एक ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर को रेफर करते हुए कोर्ट ने बोला कि इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ लॉ को हम ऑलरेडी बहुत सारे मैटर्स में डील कर चुके हैं और उसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर केस भी है। And in the facts of the present case, there is no doubt about the legislative competence। कहते हैं अगर हम प्रेजेंट केस के फैक्ट्स को देखें तो हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है, पावर तो है। And thus, it is only the second aspect which has to be examined। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है क्योंकि पहला जो ट्विन टेस्ट दिया हुआ था ना ऊपर, उस ट्विन टेस्ट में पहले वाले टेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरे वाले पॉइंट को हम एग्जामिन कर लेते हैं कि अमेंडमेंट की वजह से किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट तो नहीं हो, क्योंकि लेजिस्लेचर के पास पावर तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि जो पर्टिकुलर लॉ बनाया जा रहा है अमेंडमेंट के थ्रू, जो लेबर कोर्ट से पावर वापस लेके क्रिमिनल कोर्ट को दी जा रही है, कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं इसमें कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं है। कहते हैं द इम्प्यून जजमेंट सीक्स टू ब्रिंग द चैलेंज विद इन द विंडो ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द राइट टू स्पीडी ट्रायल। और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कहती है क्योंकि जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट पास की है वो आर्टिकल 21 को रेफर करते हुए की है, और उन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, इस वजह से हम इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है लाओ इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आर्टिकल 21 का सच में वायलेशन हो रहा होगा तो इन दैट सिचुएशन हम भी उस अमेंडमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे। अगर आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं हो रहा तो हम कंटिन्यू रखेंगे। कहते हैं एक्चुअली व्हाट हैज बीन डन इज दैट द केसेस व्हिच ऑट टू हैव बीन ट्राइड बाय द रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट were sought to be transferred to the labor court by the amendment of 1981 and only that process was sought to be reversed by the impugned amendment of 2002। कहते हैं ये तो हम पहले पॉइंट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि यही तो मैटर है
क्रिमिनल कोर्ट से मैटर को क्रिमिनल कोर्ट से पावर दी गई लेबर कोर्ट को, अब लेबर कोर्ट से वापस पावर लेके दी जा रही है क्रिमिनल कोर्ट को। कहते हैं दस इन द विजडम ऑफ लेजिस्लेचर द प्रोसेस वुड बी बेटर सर्व्ड बाय मेंटेनिंग द रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स एज अ फोरम फॉर एडजुडिकेशन ऑफ सच डिस्प्यूट व्हिच हैव अ क्रिमिनल एस्पेक्ट रिलेटिंग टू द आइडेंटिकल 16 लेबर स्टैट्यूट्स। कहते हैं वैसे तो अगर हम लेजिस्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की करें तो इन पर्टिकुलर अगर हम सच में जस्टिस देना चाहते हैं तो जस्टिस तो तभी मिलेगी जब रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट इन पर्टिकुलर मैटर्स को डील करे। ठीक है, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ दिस कोर्ट, कोर्ट कहती है ये हमारा काम नहीं है टू टेस्ट द विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर एंड सब्स्टिट्यूट्स इट्स माइंड विद द सेम। कहते हैं ऑल्दो हमारा देखो लेजिस्लेचर का मेन काम यही है कि जस्टिस सही तरीके से प्रिवेल हो, उसके लिए अगर वो स्पेशल कोर्ट बनाना चाहे तो बनाए, और अगर वो रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट को ही पावर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कोर्ट कह रहे हैं कि हमारा व्यू पॉइंट लेजिस्लेचर से मैच करता है कि नहीं करता, ये क्वेश्चन है ही नहीं। हम लेजिस्लेचर को ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप स्पेशल कोर्ट बना दीजिए, बिल्कुल नहीं कह सकते। हमारा सजेशन लेजिस्लेचर एक्सेप्ट करता है या नहीं करता ये लेजिस्लेचर का डिसीजन है, और इट हैज बीन रिटेरिएटेड इन द केस ऑफ दिस पर्टिकुलर केसेस। और ये ऑलरेडी पुराने केसेस में डिसाइड हो चुका है कि कोर्ट का ये काम ही नहीं है कि वो ये चेक करे कि इस लेजिस्लेचर जो कर रही है वो सही है या नहीं। हाँ, ये जरूर चेक किया जाएगा कि लेजिस्लेचर के पास वो करने की पावर है या नहीं है, और ये भी जरूर चेक किया जाएगा कि उससे कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा किसी फंडामेंटल राइट का, जो ट्विन टेस्ट ऊपर पड़ कर है। बट ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं। And it is for the legislature to weigh this aspect as to what would be the appropriate method for providing expeditious justice to the common man। और कोर्ट कहती है इसमें हमारा कोई काम ही नहीं है, ये तो लेजिस्लेचर के पास पावर है, वो देखे कि उनको किस मैनर में लगता है कि स्पीडी जस्टिस मिल सकती है। नॉर्मल रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट में मिल सकती है या लेबर कोर्ट को पावर दे दीजिए तो मिल सकती है। एन एस्पेक्ट विच वुड बी कॉमन बोथ टू द विजडम ऑफ लेजिस्लेचर एंड ऑफ द जुडिशरी। कहते द प्रोसेस एज इवॉल्व शोज दैट द सिस्टम एज इट इज वर्किंग इन द क्रिमिनल कोर्ट्स फॉर लास्ट मोर देन अ डिकेड, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2009 से लेकर के 2020 तक तो ये पर्टिकुलर मैटर क्रिमिनल कोर्ट ही डील कर रही थी इंटरिम ऑर्डर की वजह से। किसकी वजह से? इंटरिम ऑर्डर की वजह से। और कहते हैं इस 11 साल में तो कोई क्वेश्चन रेज नहीं हुआ। तो इन दैट सिचुएशन हमको नहीं लगता, मतलब कोर्ट ऐसा कह रही है, हमको नहीं लगता कि क्रिमिनल कोर्ट के पास ये पर्टिकुलर मैटर रहता है तो उसमें कोई दिक्कत है। तभी कह रहे हैं नो ग्रीवियंस हैज बीन मेड अबाउट द सेम, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं हुआ, कोई ग्रीवियंस नहीं है। द एब्सेंस ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स फर्दर गिव्स क्रेडेंस मींस एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज अ ट्रू टू दिस रीजन। और क्योंकि पिछले 11 साल में ऐसा कोई क्वेश्चन रेज नहीं हुआ कि क्रिमिनल कोर्ट्स में ये पर्टिकुलर मैटर सही तरीके से डील नहीं हो रहे या क्रिमिनल कोर्ट इन मैटर को सही तरीके से डील कर नहीं पा रही, ऐसा कोई क्वेश्चन रेज नहीं हुआ। इसका मतलब जो क्रिमिनल कोर्ट्स है वो अपनी पावर्स का प्रॉपर यूज कर रही हैं और वो सही मैनर में इन ऑफेंसेस को डील भी कर रही हैं। देयरफॉर वी आर ऑफ द व्यू, वी मींस अगेन सुप्रीम कोर्ट, आर ऑफ द व्यू दैट इट इज रियली नॉट पॉसिबल टू सस्टेन द इम्प्यून्ड ऑर्डर विच इज अकॉर्डिंगली सेट असाइड। और हम इस पर्टिकुलर ऑर्डर को सस्टेन नहीं कर सकते जो लोअर कोर्ट ने दिया, हम इसको सेट असाइड करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। एंड द प्रोविजंस ऑफ मध्य प्रदेश लेबर लॉज अमेंडमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन 2002 आर अप है, और इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट लॉ को हम वैलिड मानते हैं। तो बच्चे देखो, ये तरीका है आपको एक पर्टिकुलर केस को पढ़ने का। आपने एक केस पढ़ दिया, आपने पूरी डिटेल में एक एक लाइन इस पर्टिकुलर केस की पढ़ दी, सब कुछ आपको समझ में आ गया। आप पहली बार तो आपने पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया। आप दूसरी बार जब आप पढ़िएगा तो इसको सिर्फ रिवाइज करेंगे, तब इंपॉर्टेंट लाइन को मार्क कर लीजिएगा जो मैंने हाईलाइट कराई हैं। जैसे मैं आपको अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट अगेन वापस से करा दूं, जो एक आध चीज़ें रह गई हैं, तो यहाँ पे बच्चे ध्यान रखिएगा। एक तो ये ट्विन टेस्ट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगेन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आपको इन केसेस को लर्न करने की जरूरत नहीं है कि ये पर्टिकुलर मैटर ऑलरेडी कहाँ पे डिसाइड हो चुके हैं, ऑल्दो मैं मार्क करा दे रहा हूँ, वापस से लर्न मार्क कर लीजिएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर मैटर ऑलरेडी एक पर्टिकुलर कोर्ट में डिसाइड हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस पर डिसीजन ले चुकी है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि फैक्ट्स कौन कौन से दिए हैं, किन किन पॉइंट्स पे क्वेश्चन रेज हो रहा है, जिससे कि अगर एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप होता है इसी से मिलता जुलता और वहां पे भी आपसे लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात हो रही है, तो आप इस केस को तुरंत रेफर कर सकते हो, ठीक है। Now coming about the second case, which is case number 2, dated again 24th of September 2019, बिल्कुल recent के केसेस को हम पढ़ रहे हैं। लिखा निवादा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड who is an appellant versus the state of महाराष्ट्र respondent। कहते हैं अगेन दो पार्टीज के बीच में ये पर्टिकुलर डिस्प्यूट, एक निवादा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं कंपनी का केस है किसके साथ? विद द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। कहते हैं ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सीआरपीसी का मैटर है अंडर सेक्शन 102, और लिखा है पुलिस ऑफिसर्स पावर ऑफ सीजर। कहते हैं सेक्शन 102 में पुलिस ऑफिसर को पावर दी गई है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, तो क्या वो वेदर दे आर हैविंग पावर टू सीज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो। तभी यहाँ क्वेश्चन अराइज हुआ वेदर एक्सटेंड्स टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया नो। इसका मतलब कुल मिलाकर हम ऐसा कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन ये है कि सेक्शन 102 में पुलिस अथॉरिटीज को, पुलिस ऑफिसर्स को पावर दी गई है कि वो किसी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, तो क्या प्रॉपर्टी को सीज करने का मतलब क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर
साफ साफ बोला कि नहीं, जो 102 में पावर दी गई है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज को सीज करने की दी गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज नहीं किया जा सकता। ये तो आंसर हो गया, बट उसको पढ़ने से पहले मैं जरा आपको ब्रीफ फैक्ट्स पढ़ा दूं और ये भी पढ़ा दूं कि सेक्शन 102 एक्चुअल में है क्या। जो बच्चे ये रेड कलर से मार्क है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से इसको मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है। ध्यान से देखिए क्या लिखा। कहते हैं सेक्शन 102 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। ठीक है, वेदर द टर्म एनी प्रॉपर्टी, कहते हैं जब सेक्शन 102 आप पढ़ोगे, लाओ मैं पहले पढ़ाई देता हूं आपको, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। कहते हैं सेक्शन 102 में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। ये सर्टेन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, फिर ध्यान से नीचे देखिए, सबसेक्शन 1 कहता है 102 का, एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी। कहते हैं कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। क्वेश्चन यही अराइज हुआ कि क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं कर सकता। तभी देखिए क्या लिखा है, एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी विच मे बी एलिज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन on which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offense। कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर को पावर दी गई कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं अगर लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है, या एक पर्टिकुलर ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन में ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सीज करने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसके बाद हमको हेल्प मिलेगी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कहते हैं सच पुलिस ऑफिसर इफ सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल फोर्थविथ रिपोर्ट द सीजर ऑफ टू दैट ऑफिसर। और अगर यहाँ पर्टिकुलर कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी को सीज करता है और वो अगर सीनियर ऑफिसर का सबऑर्डिनेट है तो वो अपने पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को उसके बारे में रिपोर्ट देगा। ये हमारा मैटर नहीं है, हमारा मैटर तो सिर्फ बस यही है सबसेक्शन 1 कि ये एनी प्रॉपर्टी की इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे, ये सर्टेन प्रॉपर्टी की जो मार्जिनल हेडिंग दी हुई है सेक्शन की, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे। अब ध्यान से देखिए, कहते हैं सेक्शन 102 पे क्वेश्चन रेज हुआ, इट प्रोवाइड्स फॉर पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी वेदर द टर्म एनी प्रॉपर्टी इंक्लूड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी आल्सो एंड इट वाज आंसर्ड अफर्मेटिवली बाय सम हाई कोर्ट्स एंड नेगेटिवली बाय सम। और कहते हैं यहाँ जो एनी प्रॉपर्टी की इंटरप्रिटेशन है ना, कुछ हाई कोर्ट तो कहती हैं हाँ 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 इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी, और कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जो कहती हैं नहीं 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 इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई ये ना मार्केट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएटेड है कि कुछ स्टेट में इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जा रहा है क्योंकि उनकी हाई कोर्ट ने अफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है, और कुछ हाई कोर्ट में इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जा रहा। हम क्या करें, हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 3 तरीके की बेंच होती हैं, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, फुल बेंच। डिवीजन बेंच मतलब मोर देन 1 जज उसमें बैठे हुए हैं। अ डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड November 18, 2014 नोटिसिंग दैट द इशू दैट अराइज have for far-reaching and serious consequences and had referred the aforesaid appeals to be heard by a bench of at least 3 judges। कहते हैं डिवीजन बेंच के सामने ये पर्टिकुलर मैटर आया और 18 नवंबर 2014 को उन्होंने बोला कि ये एक बहुत सीरियस तरीके की इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे बहुत सीरियस तरीके का मैटर है क्योंकि बहुत सारी हाई कोर्ट ने पॉजिटिव आंसर दिए हैं और बहुत सारी हाई कोर्ट ने निगेटिव आंसर दिए। तो 3 जजेस मिलकर इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करेंगे एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग एप्रोप्रिएट डायरेक्शन फ्रॉम ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीज अपील्स हैव बीन लिस्टेड बिफोर द प्रेजेंट बेंच। और इसी के बाद चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर मैटर को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के सामने लाया गया। अब ध्यान से, इस पर्टिकुलर मैटर के बारे में आपको सब कुछ पता लग गया। अब आइए डिटेल में देखते हैं कि इस पर्टिकुलर मैटर का क्या डिसीजन आया और क्या रीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। डिसीजन तो हमको पता लग गया कि भाई यहाँ पे एनी प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होगी, बट ऐसा क्यों, आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं हैविंग हेल्ड एंड इल्यूसिडेटेड ऑन द पावर ऑफ द क्रिमिनल कोड वी find good ground and good reason to hold that the expression any property appearing in section 102 of the code would not include, मार्क कर लेते हैं यहीं पे। कहते हैं अगर हम सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर हम क्रिमिनल कोड की सारी पावर्स को और सारे प्रोविजंस को पढ़ें तो हमको साफ पता लग रहा है वी फाइंड गुड रीजन एंड गुड ग्राउंड टू होल्ड दैट एक्सप्रेशन दैट एनी प्रॉपर्टी वुड नॉट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट कहती है पूरा सीआरपीसी पढ़ने के बाद, सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखने के बाद, पर्पस को देखने के बाद हमको कोई डाउट नहीं है कि ये एनी प्रॉपर्टी वर्ड में इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होगा। वी वुड इल्यूसिडिएट एंड एक्सप्लेन, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं, पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके बाद आप सेटिस्फाई होइए। ठीक है, कहते सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया, कहते लिखा है सेक्शन 102 पोस्टुलेट्स सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी। कहते सेक्शन 102 हमको क्या बताता है कि प्रॉपर्टी को सीज करना। नाउ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट इन इट्स स्ट्रिक्ट सेंस बी सीज्ड विदाउट डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल एक्सेट्रा। कहते हैं अगर हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम सीज कर ही नहीं सकते। हाँ, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के जो पेपर हैं उनको सीज किया जा सकता है। सीजर का मतलब ही होता है, सीजर का मतलब ही होता है जब्त करना। क्या कर लेना, जब्त कर लेना।
किसी चीज़ को जब्त करना। जब्त करने का मतलब होता है कि आप अगर एक प्रॉपर्टी के ओनर हो और मैंने वो प्रॉपर्टी सीज कर ली, मतलब मैंने आपकी प्रॉपर्टी की पोजीशन ले ली। जैसे एग्जाम्पल कि ये एक पर्टिकुलर मोबाइल है जो आपके हाथों में है और मेरे को ये पता लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी को सीज करना जरूरी है। ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये मैंने सीज कर ली। आपकी प्रॉपर्टी मैंने सीज कर ली। सीज करने का मतलब क्या हो गया, मैंने आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी पे पोजीशन एक्वायर कर ली। ठीक है, कहते कैन बी सीज एंड टेकन इनटू कस्टडी एंड प्रोड्यूस्ड, और इसको आप कस्टडी में लीजिए और इसको फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए। ये तरीका है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप ऐसे सीज नहीं कर सकते। आप किसी के घर को सीज करने का मतलब उसकी पोजीशन ले लोगे नहीं। कह रहे इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड एंड ऑल्सो लॉक्ड एंड सील्ड। कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप अटैच कर सकते हो। अटैचमेंट करने के प्रोसीजर बहुत सारे मैटर्स में दिए हैं। लाइक बेनामी प्रॉपर्टी, अगर आपने बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट पढ़ा हुआ है तो इन दैट सिचुएशन वहां पे भी अटैचमेंट का प्रोसीजर है। फेमा में भी अटैचमेंट का प्रोसीजर है। अगर कोई प्रॉपर्टी इलीगल होती है हम उसको अटैच कर लेते हैं। अटैच करने का मतलब क्या होता है कि जब पूरी तरीके से प्रूफ हो जाता है कि येस यू आर नॉट द लीगल ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड यू आर नॉट अलाउड टू होल्ड दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर फ्यूचर टाइम्स, तो इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट आपसे उस प्रॉपर्टी का कंट्रोल ले लेती है। आप उसको लॉक कर सकते हो, सील कर सकते हो, सीज नहीं कर सकते। It could be argued that the word seize would include such action of attachment and sealing। क्वेश्चन ये बोला गया कि सर जो वो वर्ड सीज है ना, वो सीज वर्ड अपने आप में इंक्लूड करता है अटैचमेंट एंड सीलिंग को। इसका मतलब जो कंटेंशन है पार्टी की वो ये कहना चाहती है कि जो ये वर्ड सीज है ना, ये सीज वर्ड अपने आप में अटैचमेंट को और जो आप बोल रहे हो प्रॉपर्टी को सील करना, ये सब इसी के प्रोनाउंसिएशंस हैं, इसी के सिनोनिम्स वर्ड हैं और हम इनको सेम ही मानते हैं। ऐसा कहना है पार्टी का। अपीलेंट कहते हैं सीजर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन दिस सेंस एंड मैनर वुड इन लॉ रिक्वायर डिस्पोजिशन ऑफ द पर्सन इन ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी अनलेस देयर आर नो क्लेमेंट्स व्हिच वुड बी रेयर। कहते हैं सीजर का मतलब यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन कर रही है और सुप्रीम कोर्ट कह रही है सीजर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। अगर हम प्रॉपर मैनर में इसको मीनिंग को समझें तो उसका मतलब है डिस्पोजिशन ऑफ द पर्सन, कि पर्टिकुलर पर्सन को उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाए, उस प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया जाए। और ये तभी होगा जब उस प्रॉपर्टी का कोई क्लेमेंट ना हो, और कोई ना कोई तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्लेम करने आएगा ही आएगा, क्योंकि जब उसके पास उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की पोजीशन है तो वो उसको क्लेम तो करेगा। तो ये सिचुएशन तो बहुत रेयर है कि कोई क्लेम करने ही नहीं है। Therefore, language of section 102 of the code does not support the interpretation that the police officer has the power to dispossess a person in occupation and take possession of an immovable property in order to seize it। और सुप्रीम कोर्ट कहती है सेक्शन 102 को पढ़ने के बाद तो कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो लोग में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में रह रहे लोगों को बाहर निकाले और प्रॉपर्टी की पोजीशन खुद ले। ऐसा तो कोई भी नहीं लिखा। डिस्पोजेशन के बारे में तो कोई लिखा ही नहीं, और ऐसा नहीं लिखा इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि सेक्शन 102 में इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होगी। एंड इन द एब्सेंस ऑफ द लेजिस्लेचर कन्फरिंग दिस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड पावर अंडर सेक्शन 102 ऑफ कोड टू द पुलिस ऑफिसर, वी वुड हेजिटेट and not hold that this power should be inferred and is implicit in the power to effect seize। और क्योंकि ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा, ना एक्सप्रेस टर्म्स में ना लिखा, इम्प्लाइड पावर के टर्म्स में लिखा, इस वजह से भाई हमको तो हेजिटेशन हो रही है ये कहते हुए कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी सीज करने की, नहीं कर सकते। ठीक है। इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन इज द स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 102 विच इज टू हेल्प एंड असिस्ट इन्वेस्टिगेशन। कहते हैं सेक्शन 102 का अगर मेन पर्पस देखा जाए तो वो मेन पर्पस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रॉपर्टी को सीज करना है। आप घर के प्रॉपर्टी के पेपर ले सकते हो, उनको सीज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स पढ़े उनको सीज कर सकते हो, मूवेबल प्रॉपर्टी में कंप्यूटर है उसको सीज कर सकते हो, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन है आपकी इन्वेस्टिगेशन में, वो हेल्प करने वाली है। अब वो डेटा सीज करिए ना। एंड टू इनेबल द पुलिस ऑफिसर टू कलेक्ट एंड कोलेट एविडेंस टू बी प्रोड्यूस टू प्रूव एंड द चार्ज कंप्लेंट ऑफ एंड सेटअप इन द चार्जशीट। कह रहे हैं और आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज करके करोगे क्या? वहां इमूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ी ना आपको कोई जवाब देने वाली है। आप उसको सील कर दीजिए बट उसकी पोजीशन नहीं ले सकते। The section is a part of the provision concerning investigation undertaken by the police officer। कहते हैं सेक्शन बनाया गया है पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए। एंड आफ्टर द चार्जशीट इज फाइल्ड द प्रोसिक्यूशन लीड्स एंड प्रोड्यूस एविडेंस टू द सिक्योर कन्विक्शन। और जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो प्रोसिक्यूशन इसको करता क्या है, इन सारे एविडेंसेस को कोर्ट के सामने पेश करता है जिससे कि कल्प्रिट को सजा मिल सके। ठीक है। कहते हैं सेक्शन 102 नॉट पर से एन इनेबलिंग प्रोविजन बाय विच द पुलिस ऑफिसर एक्ट्स टू सीज द प्रॉपर्टी टू डू जस्टिस and to hand over the property to a person whom the police officer feels is the rightful and true owner। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं सेक्शन 102 अपने आप में एक इनेबलिंग प्रोविजन नहीं है। ये सेक्शन 102 ये नहीं कहता कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी गलत पर्सन के हाथों में तो उससे ले और सही पर्सन के हाथों में दे दे। बिल्कुल नहीं। ये पावर है मजिस्ट्रेट की, ये पावर है कोर्ट की। कोर्ट डिसाइड करेगा कि हु इज़ द राइटफुल ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। पुलिस के पास ये पावर नहीं है। पुलिस को यहाँ पे ये पावर नहीं दी गई कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास एक प्रॉपर्टी है और आपको लगता है कि वो उसका राइटफुल ओनर नहीं है तो उस पर्टिकुलर पर्सन से वो प्रॉपर्टी लो
और राइटफुल ओनर को दे दो, नहीं ऐसा नहीं बोला। कहते थे एक्सप्रेशन सर्कमस्टांसेस विच क्रिएट सस्पिशन ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस इन सेक्शन 102 डज नॉट रेफर टू अ फर्म ओपिनियन और एन एडजुडिकेशन बाय पुलिस ऑफिसर टू असर्टेन वेदर और नॉट एनी प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू बी सीज्ड। कहते हैं साफ साफ सेक्शन 102 में लिखा हुआ है कि सेक्शन 102 में आप जो प्रॉपर्टी को सीज कर रहे हो वो इसलिए सीज कर रहे हो क्योंकि आप चेक करना चाहते हो कि कहीं ऑफेंस में इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज तो नहीं हुआ या इस प्रॉपर्टी की वजह से कोई ऑफेंस तो कमिट नहीं हो रहा। यहां पे कहीं भी पुलिस ऑफिसर को ये पावर नहीं दी गई है कि वो शक के बिना पर उस प्रॉपर्टी को सीज करके राइटफुल ओनर को दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिसीजन नहीं ले सकता पुलिस ऑफिसर। तभी देखा द वर्ड सस्पिशन इज अ वीकर एंड ब्रॉडर एक्सप्रेशन देन रीजनेबल बिलीफ एंड सेटिस्फैक्शन। हाँ, सस्पिशन और रीजनेबल बिलीफ में अगर आप डिफरेंस करो तो सस्पिशन का मतलब सिर्फ शक है और रीजनेबल बिलीफ का मतलब है आपको पूरा पूरा कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे आप कह रहे हो कि हाँ ये प्रॉपर्टी इसकी। तो सस्पिशन एक वीकर वर्ड है और रीजनेबल बिलीफ एक स्पेसिफिक वर्ड है, ठीक है। द पुलिस ऑफिसर इज एन इन्वेस्टिगेटर एंड नॉट एडजुडिकेटर और डिसीजन मेकर। सुप्रीम कोर्ट कह रही जो पुलिस ऑफिसर है वो खाली एक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, डिसीजन नहीं ले सकता। ही इज नॉट अ डिसीजन मेकर इन केस एंड इफ वी अलाउ द पुलिस ऑफिसर टू सीज इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन अ मेयर सस्पेंशन ऑफ द कमीशन ऑफ एनी। और कहते हैं मान लो अगर पुलिस ऑफिसर को बोल भी दिया जाए कि सेक्शन 102 में आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हो, तो क्या वो शक के बिना पे सिर्फ खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज करके उसमें रहने वाले लोगों को बाहर निकाल दे? कहते फिर तो हो गया काम, कहते हैं तो फिर तो ऐसे तो शक के बिना पे सारे लोग बेघर हो जाएंगे। तभी लिखा इट वुड मीन एंड इम्प्लाई गिविंग अ ड्रास्टिक एंड एक्सट्रीम पावर टू डिस्पोजेस एक्सेट्रा टू द पुलिस ऑफिसर ऑन अ मेयर गेस और विदाउट एनी प्रूफ। दैट इज अ सस्पेशन विच हैज हिदरटू नॉट बी एक्सरसाइज्ड। और इसी वजह से यहाँ पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम ये पावर तो उनको बिल्कुल भी नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। फिर उसके बाद और भी नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहते हैं वी हैव हार्डली कम अक्रॉस एनी केस वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी वाज सीज्ड वाइड एन अटैचमेंट ऑर्डर दैट वाज ट्रीटेड एज अ सीजर ऑर्डर बाय पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 102 ऑफ दिस कोड। कहते हैं रेयरली हमने कोई ऐसा पर्टिकुलर मैटर को देखा होगा, मुश्किल से कहीं एक आधा ही मैटर हुआ होगा ऐसा कि सेक्शन 102 में पावर दे दी गई पुलिस ऑफिसर्स को कि जाओ और प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लो। नहीं, द रीजन इज ऑब्वियस, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू टाइटल पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या सिविल डिस्प्यूट। कह रहे पहली बात तो जो ये मैटर होते हैं डिस्प्यूट रिलेटिंग टू टाइटल हु इज द ओनर ऑफ द पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड होते हैं, ट्रोपा से। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये सारे मैटर सिविल डिस्प्यूट हैं विच हैव टू बी डिसाइडेड एंड एजुकेटेड इन सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में तो इनका कोई मैटर है ही नहीं। We must discourage and stall any attempt to convert civil dispute to criminal cases to put pressure on the other side। और हमको ये बिल्कुल हर तरीके से ऐसे कंटेंशंस को डिस्करेज करना होगा जो ये बोलते हो कि सिविल कोर्ट के मैटर को क्रिमिनल कोर्ट में डील करा दो। Thus it will not be proper to hold that section 102 of code empowers a police officer to seize immovable property, land, plot, residential house, streets और सिमिलर प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो छोड़ो, हम यहाँ पे आपको पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि 102 में पुलिस ये सारी प्रॉपर्टीज को सीज नहीं कर सकता। Given the nature of criminal litigation, seizure of an immovable property by the police officer in the form of an attachment and dispossession would not facilitate investigator to collect evidence to be produced during inquiry and trial। हाँ, आप डिस्पोजेशन करवा सकते हैं बट डिस्पोजेशन अटैचमेंट का ऑर्डर कोर्ट देगी, पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस ऑफिसर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन करे। और सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि जो ये डिस्पोजेशन वाली बात है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये ऑलरेडी स्पेसिफिक प्रोविजन इसके लिए बने हुए हैं अंडर सीआरपीसी ओनली, और उनके लिए सेक्शन 145 146 बने ना, आप उन पे जाइए, वहां पे जाके इमूवेबल प्रॉपर्टी का सीजर करिए। आप यहाँ पे 102 में ऐसा नहीं कर सकते। तभी लास्ट में यहाँ पे देखो लिखा कि सेक्शन 102 ऑफ कोड इज नॉट अ जनरल प्रोविजन विच enables and authorize the police officer to seize immovable property for being able to produce in criminal court during trial। और कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ बोला कि सेक्शन 102 को जनरल प्रोविजन नहीं है कि आप किसी की भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को उठाइए और कोर्ट के सामने इन्वेस्टिगेशन में प्रेजेंट कर दीजिए। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसा हो ही नहीं सकती। दस हाउएवर वुड नॉट बार और प्रोहिबिट द पुलिस ऑफिसर फ्रॉम सीजिंग डॉक्यूमेंट्स पेपर ऑफ टाइटल। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ साफ बोल रही कि हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि सेक्शन 102 में पुलिस ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स नहीं कलेक्ट कर सकता, डॉक्यूमेंट सीज करे, इमूवेबल प्रॉपर्टी सीज नहीं कर सकता। तो दिस वाज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। और अब ये लास्ट में ये लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको ये केस नंबर 2 भी समझ में आया, पूरी तरीके से आपको ये केस समझ में आ गया है और इसके बाद आप इसका रिवीजन करिएगा। अब आते हैं अगले केस पे, केस नंबर 3। छोटा सा केस है, इतना बड़ा केस नहीं है, सिंपल केस है। कुछ केसेस बच्चे ऐसे होंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि लोअर कोर्ट के पास क्या कॉमन सेंस भी नहीं थी कि उन्होंने उल्टा सीधा डिसीजन ले लिया, बट आप जनरली ऐसा देखेंगे कि जब अपर कोर्ट में ये पर्टिकुलर मैटर आते हैं तो बहुत सही तरीके से इनको डील किया जाता है क्योंकि बायसनेस नहीं होती। लोअर कोर्ट में कहीं ना कहीं कभी कभी बायसनेस आ सकती है। कहते हैं केस नंबर 3 27 अक्टूबर 2019 बिटवीन इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रियंका मोहन। और कहते हैं एक कंपनी है, अगेन यहाँ पे अपलेंट एक कंपनी है और ये एक एम्प्लॉय है उस कंपनी की। वर्ड्स पे फोकस करिएगा इस पर्टिकुलर केस में, यहाँ पे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं ये पर्टिकुलर मैटर है दिल्ली हाई कोर्ट में डील हुआ है, सीपीसी 1908 सीपीसी का मैटर है। कहते हैं सूट फाइल हुआ है फॉर डिक्लेरेशन एंड डैमेजेस
सूट फाइल हुआ है फॉर डैमेजेस, क्लेमिंग डैमेजेस एंड डिक्लेयर करने के लिए क्या, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। कहते हैं एक मैटर है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम है प्रियंका मोहन। एम्प्लॉयर मूव्ड एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ सूट वेदर सस्टेनेबल, हेल्ड नो। एम्प्लॉयर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है कि ये सूट जो एम्प्लॉय ने फाइल किया है सर इसको रिजेक्ट कर दिया जाए ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला नहीं, हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। कहते हैं हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं जरा ये पहली लाइन पढ़िएगा और जरा मार्क करिएगा कुछ चीज़ों को। पहले में लिखा है रिस्पॉन्डेंट प्लेंटिफ इज एन एक्स एम्प्लॉय प्रियंका मोहन। ये रिस्पॉन्डेंट है, साफ साफ आपको ऊपर केस में लिखा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्लेंटिफ है। पहले केस प्रियंका मोहन ने फाइल किया होगा अगेंस्ट इंटरटेक, केस आ गया होगा प्रियंका मोहन के फेवर में, इस वजह से अपील फाइल कर रहे हैं इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और जो इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो ये कंपनी है, कहते हैं ये कौन है, कहते हैं ये एंड क्या लिखा है, रिस्पॉन्डेंट प्लेंटिफ इज एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ द पिटिशनर डिफेंडेंट। अभी पर्टिकुलर मैटर में ये पिटिशनर है और पिछले मैटर में ये डिफेंडेंट है। क्योंकि जब हम ऐसे बोले जब प्रियंका मोहन प्लेंटिफ थी तब ये डिफेंडेंट थे और आज ये पिटिशनर है तो ये रिस्पॉन्डेंट हो गए। क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, अब ध्यान रखिएगा बच्चे ना इस पर्टिकुलर मैटर के लिए। क्या लिखा, रिस्पॉन्डेंट प्लेंटिफ इज एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ पिटिशनर डिफेंडेंट एंड वाज एम्प्लॉयड एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर विद द पिटिशनर कंपनी। कहते जो प्रियंका मोहन है इनको बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की डेजिग्नेशन देते हुए इस पर्टिकुलर कंपनी ने जॉब पे रखा था। हर सर्विसेज वर टर्मिनेटेड एंड बीइंग अग्रीव्ड and she filed the subject suit claiming a declaration that termination of her service was null and void and further sought a decree of damages on account of mental harassment, loss of reputation etc. कहते हुआ क्या, हर सर्विसेज वर टर्मिनेटेड। कहते बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट पे उनको रखा गया और उसके बाद इमीडिएटली कुछ टाइम के बाद उनकी सर्विसेज को इमीडिएट बेसिस पे टर्मिनेट कर दिया गया। इस पर्टिकुलर टर्मिनेशन से प्रियंका मोहन वॉज नॉट सेटिस्फाइड और उन्होंने एक केस फाइल किया, उन्होंने एक सूट फाइल किया और सूट फाइल करके उन्होंने क्या बोला कि वो डिक्लेरेशन चाहती है कि उनकी टर्मिनेशन बिल्कुल गलत थी। वो ये नहीं कह रही कि हमको वापस से जॉब पे रख लो, बिल्कुल नहीं कह रही। वो बोल रही सिर्फ इतना डिक्लेरेशन दे दो, इतनी कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि मेरी टर्मिनेशन गलत थी। और साथ ही साथ वो एक डिक्री चाहती हैं अपने फेवर में, एक ऑर्डर चाहती हैं कोर्ट का, क्या कि जो नुकसान उनको हुआ है उनकी रेपुटेशन का और जो मेंटल हैरेसमेंट उनको झेलना पड़ा है इस टर्मिनेशन की वजह से, उसका कंपनसेशन ग्रांट करवाया जाए। इसका मतलब जो प्रियंका मोहन है वो ये तो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को वापस से ज्वाइन करे, बिल्कुल नहीं चाहती। वो तो बस ये चाहती हैं कि डिक्लेरेशन कोर्ट ये दे दे कि गलती कंपनी की थी ना कि एम्प्लॉय। होता क्या है, जब एम्प्लॉय कंपनी से जाएगा तो दूसरी कंपनी में जब जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि आपने ऐसा वहां पे क्या किया था कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया, और उससे उसकी सीवी पर, उसके एक्सपीरियंस पर शक होता है। इसी वजह से प्रियंका मोहन यहाँ पे कोर्ट से ये बोल रही है कि आप डिक्लेरेशन दे दीजिए कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कंपनी का टर्मिनेशन वॉज रॉन्ग, इट वॉज बेस्ड ऑन सम दोज फैक्ट्स विच वर इररिलेवेंट। सेकेंड नंबर थिंग, जो नुकसान मेरी रेपुटेशन को हुआ है, जो मेंटल हैरेसमेंट मेरे को इस टर्मिनेशन की वजह से झेलना पड़ा है, उसके लिए मेरे को कंपनसेशन ग्रांट करवाया जाए। ठीक है। नाउ पिटिशनर डिफेंडेंट फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर, पिटिशनर डिफेंडेंट कौन है, ये है कंपनी। कहते कंपनी फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11D ऑफ CPC, और वहाँ इस ऑर्डर 7 रूल 11D में लिखा गया इफ द सूट इज बार्ड बाय एनी स्टैट्यूट। कहते हैं वो कहना चाहते हैं कि जो ये सूट फाइल कर रही है एम्प्लॉय, ये बार्ड है, वो कर ही नहीं सकती। Contending that the contract of services being a terminable contract, no suit would lie for reinstatement of services। कहते हैं कि जो कंपनी है वो ये कहना चाहती है इस एप्लीकेशन के अंदर कि सर हमने जब इनको अपॉइंट किया था तो हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट हो जाता है तो इन दैट सिचुएशन हम उनको वापस से जॉब पे नहीं रख पाएंगे। ये कंपनी का कहना। तो कंपनी का कहना क्या है कि ये तो एक पहली बात तो एक टर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनके साथ साइन हुआ था वो एक टर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट था, हम उनको टर्मिनेट कर सकते हैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, प्लस हम उनको वापस से रीज्वाइन नहीं करेंगे, वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय वापस हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रीज्वाइन नहीं कर सकती, साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। ठीक है। द ट्रायल कोर्ट बाय द इम्प्यून्ड ऑर्डर डिसमिस द एप्लीकेशन। कहते हैं जो ट्रायल कोर्ट, जो लोअर कोर्ट थी, उसने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, हेंस द प्रेजेंट पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट, और इसी वजह से कंपनी हाई कोर्ट में आ गई। मतलब लोअर कोर्ट ने भी वही डिसीजन दिया जो दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ पे देने वाली है। पिटीशन को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। पिटीशन को क्या कर दिया गया, डिसमिस। रीजन क्या दिया गया, जरा रीजन अगर हम जानने की कोशिश करें तो देखिए लिखा हुआ है, लिखा आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन देखिए क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ पे क्या बोल रही है, कह रही है आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट द कंटेंशन ऑफ लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशन। कहते हैं जो पिटिशनर के बिहाफ पे लर्नेड काउंसिल है, मतलब जो पिटिशनर के बिहाफ पे जो उनका एडवोकेट है, वो जो कंटेंशन दे रहा है कोर्ट को, वो कंटेंशन समझ में नहीं आती।
कोर्ट कह रही है हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट द कंटेंशन ऑफ द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। रिस्पोंडेंट हैड फाइल्ड द सब्जेक्ट सूट क्लेमिंग दैट टर्मिनेशन इज इलीगल। कोर्ट तो कह रही है कि जो इंप्लॉई है, रिस्पोंडेंट कौन है? इंप्लॉई। कहते हैं इंप्लॉई तो ये कह ही नहीं रही कि मेरे को जॉब पे वापस रखो, वो तो सिर्फ ये बोल रही है कि जो मेरा टर्मिनेशन है वो गलत हुआ। इन पैराग्राफ 1 ऑफ द प्लेंट, जो प्लेंटिफ ने प्लेंट की कॉपी फाइल की थी, प्लेंटिफ कौन थी? इंप्लॉई। इसने जो प्लेंट की कॉपी फाइल की थी, कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट कहती है उसके पहले ही पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है, इन पैराग्राफ 1 ऑफ द प्लेंट रिस्पोंडेंट हैड डिस्क्राइब्ड हरसेल्फ एज एन एक्स एम्प्लॉय। कह रहे पहले ही पैराग्राफ में प्रियंका मोहन ने अपने आप को एक्स एम्प्लॉय बोल दिया है। इसका मतलब वो तो ये मान चुकी हैं कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। वो कहाँ मना कर रही है, और वो वापस से जॉब में आना भी नहीं चाहती इस पर्टिकुलर कंपनी में, which indicates that respondent had accepted that she is no longer in services. The respondent throughout the plaint has made averment allegation that her services were terminated illegal. कहते हैं एम्प्लॉय तो सिर्फ पूरी प्लेंट की कॉपी में सिर्फ एक ही बात कहना चाहती है कि उसको इलीगली टर्मिनेट किया गया है। सिर्फ कोर्ट ये डिक्लेयर करते हैं, वो ये नहीं चाहती कि कंपनी हमको वापस से जॉब पे रखो। ठीक है, कहते हैं रेफरेंस इन पर्टिकुलर मे बी हैड टू पैराग्राफ 1, 24, 27। कोर्ट डिफरेंट पैराग्राफ का रेफरेंस देते हुए बोलता है कि वेयर शी हैज कैटेगरिकली स्टेटेड दैट द नोटिस ऑफ टर्मिनेशन इज इलीगल। वो तो बार बार हर पर्टिकुलर पैराग्राफ में यही कहना चाहती है, उसने कैटेगरी वाइज बोला है कि ये पर्टिकुलर टर्मिनेशन इलीगल है, और कोर्ट इसको डिक्लेयर करे कि हाँ सच में ये इलीगल है। कहता है इन अ मीनिंगफुल रीडिंग ऑफ द प्लेंट शोज दैट द रिस्पोंडेंट हैज नॉट सॉट एनी रीइंस्टेटमेंट इन सर्विस बट हैड क्लेम्ड दैट द टर्मिनेशन इज इलीगल एंड हेंस नल एंड वॉइड। कह रहे पूरी प्लेन की कॉपी को आप देख लीजिए, रिस्पोंडेंट कहीं भी ऐसा नहीं चाहता कोर्ट के थ्रू कि उसको वापस से जॉब पे रखा जाए, बस वो ये कहना चाहता है कि उसकी टर्मिनेशन इलीगल थी। Learned counsel for the respondent before the trial court categorically stated that the respondent did not seek any reinstatement। और जो एक्स एम्प्लॉय का लर्नड काउंसिल है वो साफ साफ ट्रायल कोर्ट में बोल चुका है कि हमको वापस से जॉब पे ना रखो, बिल्कुल ना रखो। इवन इफ प्रेयर ए एज फ्रेम्ड कुड नॉट बी ग्रांटेड, रिस्पोंडेंट कुड क्लेम डैमेजेस एक्सेट्रा। और अगर हम ऐसे बोलें कि चलो उसको जॉब पे वो रखने की डिमांड कर भी रही होती, उसको ना माने आप, लेकिन जो नुकसान उसको हुआ वो तो दें। फॉर रॉन्गफुल टर्मिनेशन इन केस रिस्पोंडेंट इज एबल टू एस्टैब्लिश दैट द टर्मिनेशन इज इलीगल। और अगर सच में रिस्पोंडेंट ये साबित कर लेती है कि हाँ उसकी टर्मिनेशन इलीगल थी, तो उसको डैमेजेस तो मिलने चाहिए, मतलब कंपनसेशन तो मिलना चाहिए। और कॉन्ट्रेरी टू एनी सेटल्ड प्रिंसिपल एंड दैट व्हाट इज रिस्पोंडेंट इज सॉट इन प्रेयर नंबर बी टू डी। मतलब जो प्रेयर की है वो ए बी सी डी, ये 4 प्रेयर हैं। तो कोर्ट साफ साफ कहता है कि ठीक है, अगर वो मान लीजिए कि इंप्लॉय वैसे तो चाहता ही नहीं जॉब पे रखना, और अगर मान लीजिए वो चाहता भी होता कि मेरे को जॉब पे वापस रखा जाए और आप उसको ना मानते, फिर भी इलीगल टर्मिनेशन के लिए उसको जो नुकसान हुआ है वो तो मिलना चाहिए ना। एंड इन केस, देखो यहाँ पे कोर्ट क्या रहा है, इन केस द कंटेंशन ऑफ लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर वर टू बी एक्सेप्टेड देन रिस्पोंडेंट प्लेंटिफ वुड बी लेफ्ट रेमेडीलेस। और कहते हैं अगर हम प्लेंटिफ की बात को मान लें, मतलब कंपनी के लर्नड काउंसिल की बात मान लें कि एक टर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट था, हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको जॉब पे वापस नहीं रखेंगे, तो फिर एम्प्लॉय के पास तो कोई रेमेडी बची नहीं, कोई ना कोई तो रेमेडी उसको देनी पड़ेगी ना। एंड ऑन द वन हैंड एज एन एम्प्लॉई शी कैन नॉट क्लेम द रिलीफ ऑफ रीइंस्टेटमेंट। कहते हैं पहले लर्नड काउंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ना ही वो अपनी जॉब में वापस आ सकती है, एंड ऑन द अदर हैंड एज द एम्प्लॉई शी इज स्टेटेड बार्ड फ्रॉम क्लेमिंग एनी डैमेजेस। और ऊपर से लर्नड काउंसिल कह रहा है कि वो डैमेजेस कंपनसेशन भी ना क्लेम करे, भले ही वो लीगल ग्राउंड पे क्यों ना हो। तो ये तो गलत है, दैट कैन नेवर बी द इंटेंशन ऑफ द लॉ। कोर्ट कहता है लॉ का ऐसा इंटेंशन कभी भी नहीं हो सकता कि एक एम्प्लॉय जिसको नुकसान हुआ है उसको कंपनसेशन ही ना मिले, ये तो गलत है। Further contention of the learned counsel for the petitioner is that trial court has erred, मतलब petitioner ऐसा कह रहा है कि जो ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया उसने एक मिस्टेक कर दी है in holding that all relief claimed by the respondent are maintainable and as such prejudice is likely to be caused to the petitioner at the final stage। कोर्ट ऐसे जो लर्नड काउंसिल है petitioner का कंपनी का, वो ऐसा बोल रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट से गलती हुई है, उन्होंने तो सारी रिलीफ देने की बात कर दी है, ऐसा गलत है। The apprehension expressed by learned counsel for the petitioner is misplaced। The advocate for the respondent has very categorically made a statement as in recorded by the trial court that respondent has not sought a contract for personal service that re-employment in the petitioner company। कहते हैं साफ साफ क्लियर कट बोला गया है कि वो जॉब पे वापस नहीं आना चाहती, सिर्फ उनको कंपनसेशन ग्रांट कराया जाए, और ट्रायल कोर्ट ने ऐसा किया, बिल्कुल भी गलत नहीं किया। इन व्यू ऑफ द अबव, इसी वजह से हाई कोर्ट कहती है ये सारी चीज़ों को देखते हुए आई फाइंड नो मेरिट इन द पिटिशन। इस पर्टिकुलर मेरिट में किसी भी बात का डिस्कशन करने के लायक कुछ नहीं है। द पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। और इसी वजह से कंपनी की पिटिशन को उन्होंने क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो दिस वॉज योर केस नंबर 3। और देखिए धीरे धीरे करते हुए हमारे 3 केसेस कंप्लीट भी हो गए हैं, और ऐसे ही हमको 2 केसेस और पढ़ने हैं और आज का हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा।
चल नेक्स्ट केस पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, केस नंबर 5। अगर आप चाहते हैं कि आपके ये 3 केसेस एक बार हो चुके हैं, आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पॉज करिए और 10 मिनट के अंदर रिवाइज करिए और फिर उसके बाद चौथे नंबर केस पे आ जाइए। ठीक है, कहते हैं ये केस किसके बीच में लिखा हुआ है, कहते लिखा हुआ है अगेन पहले डेट देख लेते हैं, कहते 30 जुलाई 2019। केस नंबर 5 बचे, जो केस नंबर 5 है ना ये आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। वैसे तो अभी तक हम लोगों ने 3 केसेस पढ़े, 1 2 3 4 नहीं पढ़ा, जानबूझ के नहीं पढ़ाया, 5th को पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कहते लिखा अनिल खटकीवाला हु इज एन अपीलेंट वर्सेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट और मिस्टर अनिल के बीच में केस है, सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो रहा है। अगेन मैटर किसका है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी पे यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ है। 2 पार्टीज हैं, एक दिल्ली गवर्नमेंट, एक मिस्टर अनिल। सेक्शन 482 बोला गया क्वैशिंग ऑफ कंप्लेंट, कहते हैं कंप्लेंट को क्वैश करना मतलब नलीफाई कर देना। वेदर मोर देन 1 एप्लीकेशन कुड बी फाइल्ड, कहते हैं क्या एक ही पर्टिकुलर मैटर को 2 बार रिजेक्ट करने के लिए हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लाइक आपके अगेंस्ट किसी ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी और आप उस क्रिमिनल कंप्लेंट को नलीफाई करवाना चाहते हो, आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे हो, क्या 2 बार दे सकते हो? तो कोर्ट ने बोला, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्शन 482 में यस इट इज पॉसिबल, आप एक पर्टिकुलर मैटर पे 2 एप्लीकेशन दे सकते हैं। कहते हैं ये मैटर था क्या, कहते हैं ये मैटर ये था कि मिस्टर अनिल एक पर्टिकुलर कंपनी के डायरेक्टर थे और उन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी के डायरेक्टर रहते रहते एक पर्टिकुलर टाइम तक उन्होंने डायरेक्टर की पोजीशन उस कंपनी में होल्ड की और उसके बाद उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी। लेकिन कंपनी छोड़ने से पहले उन्होंने कुछ चेक पे साइन किए हुए थे और हुआ क्या कि कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर ने साइन कर दिए थे। अब डायरेक्टर उस पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ चुका है और पार्टी जिसको वो चेक दिए गए थे उन्होंने वो चेक लगाए उनके रेजिग्नेशन होने के बाद। जब उन्होंने चेक लगाए तो वो चेक हो गए डिसऑनर, चेक हो गए डिसऑनर। इसकी वजह से पेमेंट तो पार्टी को मिली नहीं, क्योंकि पार्टी को पेमेंट नहीं मिली, इस वजह से वो केस कर रहे हैं मिस्टर अनिल पे कि भैया मिस्टर अनिल की इसमें गलती है। अब क्वेश्चन आप देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा। कहते लिखा द एप्लीकेशन प्रेफर्ड बाय द अपीलेंट अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी to quash the summon issued in complaint case number this was dismissed by the High Court, opinioning that since the earlier complaint number for the same relief had already been dismissed, the second application was not maintained. पहले तो सिर्फ इतने से 4 लाइनों को समझिए। कहते हैं एप्लीकेशन दे रहा है एपेलेंट, एपेलेंट कौन है, मिस्टर अनिल। और मिस्टर अनिल जो यहाँ पे एप्लीकेशन दे रहे हैं वो कौन से सेक्शन की दे रहे हैं, सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। और वो ये कह रहे हैं कि सर इस एप्लीकेशन को देने का मेन पर्पस क्या है, टू क्रैश द समन्स इशूड इन कंप्लेंट केस नंबर दिस ऑफ 2015। कहते हैं जो एप्लीकेशन मिस्टर अनिल दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन सेक्शन 482 में है। सेक्शन 482 कोर्ट को पावर देता है, नीचे पढ़ेंगे क्या पावर देता है। वो कह रहे हैं कि हम एक एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कोर्ट आपके सामने अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, आप इस पर्टिकुलर कंप्लेंट जो क्रिमिनल कंप्लेंट रजिस्टर की गई है इसको क्वैश कर दीजिए, नलीफाई कर दीजिए। ठीक है, एंड इट वाज डिसमिस्ड बाय द हाई कोर्ट ओपिनियनिंग दैट, और कहते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया हाई कोर्ट ने। क्या ओपिनियन देते हुए, क्या रीजन देते हुए, दैट सिंस द अर्लियर एप्लीकेशन फॉर द सेम रिलीफ हैड ऑलरेडी बीन डिसमिस्ड, therefore the second application was not maintainable। और हाई कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट ने बोला आप पहले ही एक ऐसी एप्लीकेशन पहले भी दे चुके हो इन द ईयर 2005 और हम उस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डिसमिस कर चुके हैं, इस वजह से हम आपकी सेकंड एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप सेक्शन 482 में 2 बार एप्लीकेशन लगा ही नहीं सकते। मतलब यहां पे ये बोला गया कि जो मिस्टर अनिल हैं वो इस पर्टिकुलर क्रिमिनल कंप्लेंट को खत्म करने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, बट कोर्ट उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो बोल रहा है कि हम पहले ही इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर चुके हैं, बार बार आप एप्लीकेशन क्यों लगा रहे हो। और मिस्टर अनिल कह रहे हैं कि ही इज हैविंग राइट अंडर सेक्शन 482 कि वो 2 बार एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब आगे देखते क्या लिखा है। कहते हैं रिस्पोंडेंट नंबर 2 फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द एपेलेंट, कहते हैं ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 है जिनके लिए वो चेक डिसऑनर हुआ, जिनके लिए वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर। मतलब मिस्टर अनिल का साइन किया हुआ चेक रिस्पोंडेंट नंबर 2 को दिया गया था और मिस्टर अनिल ने साइन किया हुआ चेक जब रिस्पोंडेंट नंबर 2 को दिया, रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने उसको बैंक में लगाया, बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया। ठीक है, कहते हैं रिस्पोंडेंट नंबर 2 फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द एपेलेंट हु वाज द डायरेक्टर ऑफ मेसर्स ईटीआई प्रोजेक्ट लिमिटेड। मिस्टर अनिल डायरेक्टर है ऑफ मेसर्स ईटीआई प्रोजेक्ट लिमिटेड, द कंपनी इन क्वेश्चन, एंड इट वाज एलिज्ड दैट, और एलिगेशन आरोप लगाया गया दैट द एक्यूज्ड पर्सन who is accused person Mr. Anil had issued check dated 15th February 2001 and 28th February 2001 which were dishonored upon presentation। और एलिगेशन मिस्टर अनिल के ऊपर ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने 2 चेक पे साइन किया और उन्होंने वो दोनों ही चेक डिसऑनर हो गए।
ठीक है। द appellant had preferred criminal MP number 1459 of 2005 for quashing the same। कहते पहली बार जो appellant मिस्टर अनिल हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि इस पर्टिकुलर क्रिमिनल कोड को रिजेक्ट कर दिया जाए क्योंकि ये बेसलेस ग्राउंड्स पे कंप्लेंट रजिस्टर की गई। ही टुक द डिफेंस, और कहते हैं उस टाइम उन्होंने क्या, जब देखो जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं कि सर इस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाए, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाए, तो कोई रीजन तो देंगे ना। उन्होंने रीजन दिया, ही टुक द डिफेंस विदाउट एनी प्रूफ दैट ही हैड ऑलरेडी रिजाइन फ्रॉम द कंपनी ऑन 20th दिसंबर 2000। अब ध्यान से देखिएगा, बिल डिसऑनर की डेट कौन सी है, मैं मार्क करता हूं, अलग अलग कलर से मार्क कर देता हूं। कहते बिल या चेक, अगर हम बोले चेक जो डिसऑनर हुआ है वो किस दिन हुआ है, तो चेक डिसऑनर हुआ है वो 2 चेक थे, एक 15 फरवरी का और एक 28 फरवरी का। लेकिन मिस्टर अनिल के अकॉर्डिंग वो कंपनी किस दिन छोड़ चुके हैं, ऑन 20th दिसंबर 2000। मतलब उन्होंने तो 2 महीने पहले ही कंपनी को छोड़ दिया, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन 20th जनवरी 2001। और 1 महीने के अंदर अंदर को जो इन्होंने रेजिग्नेशन दी है वो बोर्ड ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब कुल मिला के यहां पे ऐसे बोला गया कि जो मिस्टर अनिल हैं उन्होंने जो पहली एप्लीकेशन लगाई थी रिगार्डिंग द क्वैशिंग ऑफ दिस क्रिमिनल कंप्लेंट, क्या ग्राउंड पे लगाई थी, उन्होंने इस ग्राउंड पे लगाई थी कि सर ये जो चेक डिसऑनर हो रहे हैं, तो फरवरी मंथ के, और मैं दिसंबर में ऑलरेडी कंपनी छोड़ चुका हूं, तो भाई 2 महीने के बाद जो चेक डिसऑनर उसके लिए मैं लायबल कैसे हो सकता हूं। हाँ, लेकिन उन्होंने इस चीज का कोई प्रूफ नहीं दिया था, बस उन्होंने खाली इतना बोला कि मैं 20 दिसंबर 2000 को कंपनी छोड़ चुका हूं, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको ऑन रिकॉर्ड भी ले लिया है 20 जनवरी 2001 को। ठीक है। द एप्लीकेशन वॉज डिसमिस्ड ऑन 18th of September 2007। 2000 में लगा, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो एप्लीकेशन 2005 में लगाई गई थी वो 2007 में रिजेक्ट कर दी गई आफ्टर नोटिसिंग द प्ली ऑफ रेजिग्नेशन सोलली ऑन द ग्राउंड दैट चेक्स वर इशूड अंडर द सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। और कोर्ट ने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि भाई जब आपने चेक पे साइन किए थे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, भले ही आप रेजिग्नेशन ही क्यों ना कर चुके। और ऑल्दो उन्होंने इस पर्टिकुलर रेजिग्नेशन की बात को माना ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ इस ग्राउंड को माना कि जब चेक आपके थ्रू साइन किए गए थे तो यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द डिसऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर चेक। तो पहली कंप्लेंट जो रिजेक्ट की गई उसका ग्राउंड आपको मिल गया, रिजेक्टेड फर्स्ट एप्लीकेशन, आपको ग्राउंड मिलेगा कि इन ग्राउंड पे पहली एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। ठीक है। अब यहां पर मिस्टर अनिल दूसरी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, क्या लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। पहले तो सेक्शन 482 पढ़ते हैं। कहते हैं सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी विच इज सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। कह रहे हैं ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये एक ऐसा सेक्शन है जो हाई कोर्ट को पावर दे रहा है। क्या कैसी पावर दे रहा है, कह रहे हैं नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। कहते हैं इस पूरे सीआरपीसी में कुछ भी लिख दो, कोई भी सेक्शन किसी भी तरीके से हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर को कम नहीं कर सकता टू मेक सच ऑर्डर एज बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोर्ट। कहते हैं अगर हाई कोर्ट को इस पर्टिकुलर सीआरपीसी के रिगार्डिंग किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर के रिगार्डिंग ऑर्डर पास करना है वो कर सकती है, और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी हाई कोर्ट ऑन एनी कोर्ट। और अगर ऐसा हाई कोर्ट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की कंप्लेंट की वजह से अब्यूसिव यूज हो रहा है इस पर्टिकुलर कोर्ट का, तो हाई कोर्ट उस पर्टिकुलर कंप्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है, और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, या न्याय के लिए हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का यूज कर सकती है। और मिस्टर अनिल हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर आप अपनी इनहेरेंट पावर का यूज करिए और इस पर्टिकुलर कंप्लेंट को रिजेक्ट करिए, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर कंप्लेंट के लिए लायबल ही नहीं हूं, क्योंकि ये जो कंप्लेंट है वो डिसऑनर ऑफ चेक के रिगार्डिंग है, और डिसऑनर ऑफ चेक तो मेरे रेजिग्नेशन करने के बाद हुआ है, तो मैं इसके लिए लायबल कैसे हो सकता हूं। ये सेक्शन 482 कहता है। ठीक है। कहते हैं द एपेलेंट देन प्रेफर्ड अ फ्रेश एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482। अब पहली बार एप्लीकेशन रिजेक्ट होने की वजह से उसने दूसरी, अपेलेंट ने, मिस्टर अनिल ने एक दूसरी एप्लीकेशन लगाई अंडर सेक्शन 482 गिविंग राइज टू द प्रेजेंट प्रोसीडिंग, और उसी वजह से प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। द हाई कोर्ट नोटिसिंग द रिलायंस ऑन फॉर्म 32। बच्चे ये फॉर्म 32, जैसे अगर मैं बोलूं कि आज प्रेजेंट टाइम पे फॉर्म 32 इज लाइक DI-12। फॉर्म 32 में नोटिस ऑफ चेंज इन द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर दिया जाता था टू ROC, और यहाँ पे उसी का रेफरेंस दिया जा रहा है। कहते हैं द हाई, ये कंपनीज एक्ट 1956 का पार्ट है। द हाई कोर्ट नोटिसिंग द रिलायंस ऑन फॉर्म 32 इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज under the Companies Act 1956 in proof of resignation by the appellant prior to the issuance of the check issued notice leading to the impugned order of dismissal subsequently। कहते हैं हाई कोर्ट नोटिसिंग द रिलायंस ऑन फॉर्म 32। कहते हैं पहली वाली कोर्ट ने तो सिर्फ एक ही ग्राउंड पे रिजेक्शन कर दी थी कि ये पर्टिकुलर चेक पे साइन डायरेक्टर आपके हुए हुए। हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट तो किया, लेकिन उन्होंने फॉर्म 32 को भी रेफर किया, और फॉर्म 32 में क्लियर कर लिखा हुआ था कि डायरेक्टर दिसंबर में ही कंपनी को रिजाइन कर चुके हैं, कंपनी को छोड़ चुके हैं, और
आरओसी के रिकॉर्ड्स में भी ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेंशन्ड है, ठीक है। अब मिस्टर अनिल की बताइए क्या इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कह रही है यस अपील अलाउड, आपकी जो सेक्शन 482 की एप्लीकेशन है हाई कोर्ट को रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल। Learned counsel for the appellant submitted that there was no bar to the maintainability of a second application for under section 482 of CRPC in the peculiar facts and circumstances of the case relying on this particular case। कहते हैं जो मिस्टर अनिल के लॉयर हैं उन्होंने कोर्ट के सामने ये कंटेंशन रखा कि सर सेक्शन 482 में एज सच कोई लिमिट नहीं लिखी हुई है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, और ऐसा कोई लिमिट नहीं लगाया गया है कि सेक्शन 482 में 2 बार एप्लीकेशन नहीं लग सकते, बिल्कुल लग सकती है सर। और उन्होंने केस रेफर करते हुए ये जो पर्टिकुलर केस है इस केस का रेफरेंस देते हुए बोले कि सर ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस लॉ है कि सेक्शन 482 में हम एक से ज्यादा एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लर्नेड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2, अब अपोजिट पार्टी का लर्नेड काउंसिल क्या कह रहा है, रिलाइड अपॉन ऑर्डर देटेड दिस ऑफ इन दिस पर्टिकुलर केस। जो अपोजिट पार्टी है उसने भी एक पर्टिकुलर केस का रेफरेंस देते हुए बोला टू कंटेंडेड दैट सच एन एप्लीकेशन वाज नॉट मेंटेनेबल। उसने भी एक पर्टिकुलर केस को रेफर करते हुए बोला कि सर ये पर्टिकुलर मैटर एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि सेक्शन 482 में आप 2 बार एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। द चेक्स बीइंग पोस्ट डेटेड द एप्लिकेंट कैन नॉट एस्केप इट्स आंसरेबिलिटी। और अपोजिट पार्टी का कोर्ट क्या, अपोजिट पार्टी का एडवोकेट कह रहा है कि सर मिस्टर अनिल ने पोस्ट डेटेड चेक इशू किए थे और अपनी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हुए उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक इशूज किए थे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब 2 मैटर हैं, एक पर्टिकुलर केस ये केस 1 जो मिस्टर अनिल के फेवर में बात कर रहा है, अनिल के फेवर की बात कर रहा है, और एक केस नंबर 2 जो रिस्पोंडेंट के फेवर की बात कर रहा है। कोर्ट कहता है हम दोनों को पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि क्या कंटेंशन रखा गया। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कह रहे वी हैव कंसिडर्ड द रिस्पेक्टिव सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टीज एंड आर ऑफ द ओपिनियन दैट अपील डिजर्व्स टू बी अलाउड फॉर रीजंस एन्यूमरेटेड हियरइनआफ्टर। तो ये तो डिसीजन आ गया फेवर में। कोर्ट कहती है हमने दोनों पार्टीज के सारे कंटेंशंस को, सारे ओपिनियन को पढ़ा और अब हम फाइनल अपना डिसीजन लेते हैं कि भाई अपील अलाउ होनी चाहिए। कहते हैं द कंप्लेंट फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 2 alleges issuance of the checks by the appellant as director on this date। कहते हैं क्वेश्चन तो ये है कि जो कंप्लेंट रेज की है अपोजिट पार्टी ने जिसका चेक डिसऑनर हुआ है वो ये की है कि भाई ये जो चेक थे जो मिस्टर अनिल के द्वारा साइन किए गए थे ये डिसऑनर हुए कब, 15 फरवरी को, 28 फरवरी को। The appellant in his reply dated 31/8/2001 to the statutory notice had denied answerability in view of his resignation on 28 जनवरी 2001। और कहते हैं जो मिस्टर अनिल है जब उनके पास नोटिस गई इस पर्टिकुलर मैटर की तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि सर हम इस पर्टिकुलर मैटर में तो लायबल ही नहीं है क्योंकि हम इस पर्टिकुलर कंपनी की डायरेक्टरशिप छोड़ चुके हैं। कब, 20 जनवरी को ही, और 20 जनवरी को तो ऑन रिकॉर्ड थे, हमने तो छोड़ दी थी 20 दिसंबर को ही, ठीक है। दिस फैक्ट डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कंप्लेंट, और इस फैक्ट के बारे में कंप्लेंट में कुछ नहीं लिखा। पहली बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है देखो ये सबसे बड़ी गलती रही है कि इसके बारे में कंप्लेंट में क्यों नहीं लिखा गया। देयर इज नो एलिगेशन इन द कंप्लेंट दैट द चेक्स वर पोस्ट डेटेड। ना ही कोर्ट में जहां ही कंप्लेंट में ये लिखा हुआ है कि जो चेक हैं वो पोस्ट डेटेड थे, मतलब इसके बारे में भी कहीं मेंशन नहीं किया गया। जब इसके बारे में कंप्लेंट में मेंशन ही नहीं किया गया तो एडवोकेट इस पॉइंट को रेज कैसे कर सकते? ये तो कंप्लेंट रेज करते समय लिखना चाहिए था, तब तो नहीं किया। इस टाइम तो आप मैटर को लीपा पोती कर रहे हो, नहीं अलाउड। कहते हैं इवन अदरवाइज द एपेलेंट हैड टेकन अ objection in his earlier application under section 482 of CRPC that he had resigned from the company on this days and it had been accepted। और कह रहे हैं उन्होंने तो जो मिस्टर अनिल है उन्होंने तो पहली एप्लीकेशन में ही बोल दिया था कि वो कंपनी को रिजाइन कर चुके हैं और उन्होंने इसका प्रूफ भी दे दिया क्योंकि डायरेक्टर ने इसको टुक नोट किया था 28 जनवरी को, ठीक है। हाँ, ऑल्दो फॉर्म 32 उस टाइम उन्होंने नहीं दिखाया था, यहाँ पहली एप्लीकेशन में फॉर्म 32 नहीं दिखाया था, लेकिन दूसरी एप्लीकेशन फ्रॉम द टेनोर ऑफ द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन द अर्लियर ओकेजन इट डज नॉट अपीयर दैट फॉर्म 32 that is intimation to ROC regarding particulars of appointment of director etc and changes there in the company issued to ROC was brought on record in support of the resignation। और बल्कि जब हाई कोर्ट में सेक्शन 482 की एप्लीकेशन लगाई गई तब तो इस पर्टिकुलर सेक्शन फॉर्म 32 को भी रेफर किया गया और हाई कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ROC के पास फॉर्म 32 फाइल हुआ था। कहते हैं अब द हाई कोर्ट डिसमिस द क्वॉशिंग एप्लीकेशन विदाउट कंसिडरिंग द कंटेंशन ऑफ द एपेलेंट दैट ही हैड रिसाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी प्रायर टू द इशुएंस ऑफ चेक। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कह रही है कि हाई कोर्ट ने गलती कर दी, हाई कोर्ट ने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे, इस चीज़ को तो रेफर ही नहीं किया कि जो मिस्टर अनिल है वो तो ऑलरेडी कंपनी को पहले ही छोड़ चुके हैं। द हाई कोर्ट इन द फ्रेश एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 इनिशियली वाज देयरफॉर सेटिस्फाइड टू इशू नोटिस इन द मैटर आफ्टर नोटिसिंग फॉर्म 32 सर्टिफिकेट। नेचुरली देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर एप्लीकेशन एंड द सब्सिक्वेंट। कहते हैं पहली एप्लीकेशन में तो कोई प्रूफ था ही नहीं, दूसरी एप्लीकेशन में तो प्रूफ था। इसका मतलब पहली एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। पहली एप्लीकेशन में फॉर्म 32 का कोई प्रूफ नहीं था, दूसरी एप्लीकेशन में फॉर्म 32 का पूरा प्रूफ है। आगे देखिए क्या लिखा है, एंड
and the subsequent one in as much as the statutory form 32 did not fall for consideration by the court earlier. पिछली कोर्ट ने इसको कंसीडर नहीं किया था क्योंकि वहां पे फॉर्म 32 प्रूफ में दिया ही नहीं गया था, अब दिया गया. द फैक्टम ऑफ रेजिग्नेशन इज नॉट इन डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज. कहते हैं और ये तो क्वेश्चन है ही नहीं कि रेजिग्नेशन हुआ है या नहीं हुआ, रेजिग्नेशन तो हुआ है. द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देयरफॉर कैन नॉट बी सेड टू बी अ रिपीट एप्लीकेशन स्क्वायरली ऑन द सेम फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. कोर्ट कहती है कि अगर एप्लीकेशन बिल्कुल सेम ग्राउंड्स पे होती तो एक्सेप्टेबल नहीं. सेक्शन 482 कहता है कि आप एप्लीकेशन लगाइए लेकिन बार बार एप्लीकेशन सेम फैक्ट्स में नहीं लगा सकते. सुप्रीम कोर्ट कह रही है या तो फैक्ट्स चेंज हो गए, पहले फैक्ट में फॉर्म 32 नहीं था, दूसरे फैक्ट में फॉर्म 32 था. कहते हैं therefore the company of which the appellant was a director is a party respondent in the complaint. The interests of the complainant are therefore adequately protected. जो कंप्लेनेंट है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है. इन द इंटायरिटी ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस वी आर अनेबल टू होल्ड दैट द सेकंड एप्लीकेशन फॉर क्वैशिंग ऑफ द कंप्लेंट वाज नॉट मेंटेनेबल merely बिकॉज ऑफ द डिसमिसल ऑफ द अर्लियर एप्लीकेशन. और कह रहे हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना आंसर दिया कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो दूसरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द पहली एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, इस ग्राउंड पे तो रिजेक्शन पॉसिबल ही नहीं है. देयरफॉर द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड. इसलिए हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसको सेटिस्फाइड कर दिया गया. द अपील इज अलाउड एंड द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एप्लीकेंट अलोन आर क्वैश्ड. और अब मिस्टर अनिल के अगेंस्ट एज सच प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, आप कंपनी के अगेंस्ट चलाइए. कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने चेक डिसऑनर करवा दिया. ठीक, तो ये था हमारा केस नंबर 4. अब एक लास्ट केस और आता है और उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो को खत्म करते हैं. फटाफट से आइए इस पर्टिकुलर केस को भी करते हैं और आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं. आता है हमारा केस नंबर 7. चलिए, एक ही घंटा हुआ है अभी और हमारे 4 केसेस हो गए. अब बस ये लास्ट केस और करेंगे. तभी मैंने बोला था 1 से 1.5 घंटे की वीडियो मैक्सिमम चलेगी और आपके 5 केसेस 100% कंप्लीट हो जाएंगे. चलिए, कहते हैं केस नंबर 7 क्या कहते हैं. देखो केस नंबर 7 में क्या कहते हैं. जो केस है किसके बीच में हुआ है, कहते हैं सीमेंट वर्कर्स मंडल. कहते हैं ये ट्रेड यूनियन है ऑफ वर्कर्स, एक वर्कर यूनियन है जो अपेलेंट है, वर्सेस ग्लोबल सीमेंट लिमिटेड, एचएमपी सीमेंट लिमिटेड, जिसको पहले एचएमपी लिमिटेड के नाम से जानते थे, अब ग्लोबल सीमेंट लिमिटेड के नाम से जान रहे हैं. एंड ओआरएस मींस अदर्स. बच्चे वर्ड यूज तब होता है जब बहुत सारी पार्टीज हो, मोर देन 2. अनदर वर्ड तब यूज होता है जब पार्टी +1, 2 लोग. ठीक, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का मैटर है. अगेन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कहते हैं ध्यान से देखिए. एक सीमेंट वर्कर मंडल है और एक कंपनी है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्या है. कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 226 पे क्वेश्चन रेज हो रहा है अबाउट द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट. रिट ज्यूरिसडिक्शन में आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर होती है. कहते हैं कोलकाता बेस्ड कंपनी है जिसकी एक सीमेंट यूनिट है पोरबंदर गुजरात में. कहते हैं कंपनी है कोलकाता बेस्ड, मतलब कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कहाँ पे है, कोलकाता में. लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी की एक यूनिट है जो पोरबंदर में है, जो यूनिट है वो गुजरात में लगी हुई है. ठीक है, कहते हैं यूनिट बिकेम सिक एंड वेजेस वर नॉट पेड. और जो ये सीमेंट यूनिट लगी हुई है गुजरात में, ये सिक हो गई. सिक होने का मतलब बिल्कुल बर्बाद होती चली जा रही है. और फाइनली इस पर्टिकुलर यूनिट को बंद करने का डिसीजन लेती है कंपनी विच इज इन कोलकाता. और यूनिट को बंद कर दिया गया गुजरात में और वेजेस पे नहीं की गई. इसलिए जो वर्कर्स की यूनियन थी उन्होंने केस फाइल किया लेबर कोर्ट में एंड लेबर कोर्ट पास्ड अवार्ड इन फेवर ऑफ वर्कर्स. और लेबर कोर्ट ने डिसीजन दिया वर्कर के फेवर में. ठीक है, देयर इज अ लेंडर इन कोलकाता हु अटैच्ड कंपनीज प्रॉपर्टीज एंड सोल्ड इन पब्लिक ऑक्शन. कहते हैं एक लेंडर है, एक लेनदार है कोलकाता में, उसने डीआरटी में डेट रिड्रेसल ट्रिब्यूनल में उसने एक पर्टिकुलर कंप्लेंट लगाई और उस कंप्लेंट के थ्रू लेंडर को राइट दे दिया गया कि ठीक है आप कंपनी की प्रॉपर्टी को बेचिए और अपना पैसा रिकवर करिए. जैसे ही पता लगा वर्कर को कि कंपनी की प्रॉपर्टी को बेच के पैसा रिकवर किया जा रहा है बाय अ लेंडर, उन्होंने तुरंत एक रिट पिटीशन फाइल की बिफोर गुजरात हाई कोर्ट. वर्कर्स फाइल्ड रिट पिटीशन बिफोर गुजरात हाई कोर्ट सीकिंग डिपॉजिट ऑफ 50% ऑफ देयर ड्यूज बाय द लेंडर. क्योंकि लेंडर कंपनी की प्रॉपर्टी को बेच के पैसा रिकवर कर रहा है, तो वर्कर ने गुजरात हाई कोर्ट में, वर्कर यूनियन ने गुजरात हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई कि सर लेंडर को बोला जाए जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है उनमें हमारी भी वेजेस अनपेड है, तो उसका 50% हमारी वेजेस के लिए रिकवर करवाया जाए. सिंगल जज ओवररूल्ड द जुरिसडिक्शन इशूड इन फेवर्स ऑफ वर्कर्स व्हाइल डिवीजन बेंच अलाउड द ऑब्जेक्शन वेदर करेक्ट हेल्ड. सिंगल जज ने तो बोला बिल्कुल ठीक बात है, रिट पिटीशन को एंटरटेन किया और डिवीजन बेंच ने इसको एंटरटेन नहीं किया. इस वजह से मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट इसका डिसीजन दे रही है. पहले तो इस पर्टिकुलर मैटर में अभी मेरे को लगता है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, बट फिर भी अब पढ़ेंगे जरा ब्रीफ फैक्ट्स तो अच्छे से समझ में आएगा. ध्यान लगा के पढ़िएगा. कहते लिखा रिस्पॉन्डेंट कंपनी having its registered office at Calcutta, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है कलकत्ता में, having a cement factory at पोरबंदर in the state of Gujarat.
सीमेंट फैक्ट्री है पोरबंदर में, ठीक है। द एपेलेंट इज अ यूनियन ऑफ वर्कर, जो मंडल है ये यूनियन ऑफ वर्कर्स का एक पर्टिकुलर ग्रुप है। दीज वर्कर्स एज मेनी एज 500 वर वर्किंग एट ऑल रेलिवेंट टाइम इन द सीमेंट फैक्ट्री ऑफ रिस्पॉन्डेंट एट पोरबंदर। कहते 500 के आसपास के वर्कर्स हैं जिन्होंने हर पर्टिकुलर टाइम पे पूरा साथ दिया है यूनिट का, और उन्होंने इस फैक्ट्री पर पूरी तरीके से काम भी किया। Now, respondent, however, closed the cement factory somewhere in the year 1998 for myriad reasons without paying the wages to its workers. कहते बहुत सारे रीजंस की वजह से, जो भी रहे हों, उसकी वजह से पोरबंदर वाली ये सीमेंट फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है, और बंद करने के बाद वर्कर्स को उनके आउटडेटेड वेजेस नहीं पे किए गए, आउटस्टैंडिंग वेजेस पे नहीं किए गए, ठीक है। कहते हैं अ डिस्प्यूट देयरफॉर अरोज बिटवीन द एपेलेंट यूनियन एंड रिस्पोंडेंट कंपनी, और इसी वजह से एक डिस्प्यूट अराइज हुआ है बिटवीन दिस पर्टिकुलर यूनियन एंड द कंपनी रिगार्डिंग द नॉन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस पेबल टू द वर्कर। और डिस्प्यूट ये राइज हुआ है कि जो यूनियन है, जो ये वर्कर्स की यूनियन है, ये कहती है भाई हमारी पुरानी वेजेस पे कर दो। कंपनी के अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल कर दिया। द लेबर कोर्ट डायरेक्टेड रिस्पोंडेंट कंपनी टू पे अ सम ऑफ 81,50,744, और लेबर कोर्ट ने डिसीजन दिया कंपनी को कि आपको 81 लाख रुपए के आसपास का लेबर को वेजेस पे करना होगा विद अ कॉस्ट ऑफ ₹50,000 टू द वर्कर्स, और जो लिटिगेशन कॉस्ट आई है उसके भी 50,000 रुपए अलग से देने होंगे। This was followed by issuance of recovery certificate dated 4th September 2000 for ₹60 lakh by the collector Junagadh as areas of land revenue. और कोर्ट ने ये पावर दे दी गई, एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया 4 सितंबर 2000 को, और जूनागढ़ के कलेक्टर को ये पावर दे दी गई कि आप रिकवरी करवा के ये पैसा वेजेस के तौर पे, आउटस्टैंडिंग वेजेस का पैसा वापस कर दीजिए लेबर कोर्ट को। मतलब कुल मिला के यहाँ पे एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया जो कलेक्टर ऑफ जूनागढ़ है, और उनको बोला कि आप ये सारी प्रॉपर्टी है जिस भी तरीके से रिकवरी करवानी है करवाइए, और रिकवरी करवा के सारा पैसा वेजेस के तौर पे लेबर को दे दीजिए। 60 लाख के आसपास का एक रिकवरी सर्टिफिकेट होगा। मतलब कुल मिला के अभी भी, वैसे तो लेबर को मिलना चाहिए थे 81 लाख, लेकिन अभी कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 7 लाख, ठीक है। द सेट सर्टिफिकेट हाउएवर हैज रिमेन्ड अनएग्जीक्यूटेड, लेकिन अभी तक ये सर्टिफिकेट अनएग्जीक्यूटेड है, मतलब लेबर को पैसा नहीं मिला, ठीक है। मीनवाइल, अब देखो मिलना तो चाहिए था बट अभी नहीं मिला, ऑर्डर भी आ गया फिर भी पैसा नहीं मिला। कहते मीनवाइल रिस्पोंडेंट बैंक हैड इनिशिएटेड रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रिस्पोंडेंट कंपनी, और इसी बीच अभी पैसा मिला नहीं है, इसी बीच जो रिस्पोंडेंट बैंक है, एक बैंक है जिसने लोन दिया हुआ है, लोन दिया है कंपनी को, उसने एक रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट कंपनी फॉर द रिकवरी ऑफ लोन बिफोर द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी में। उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी कि सर एट कैलकाटा विच वॉज अलाउड, उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी कि सर इस कंपनी ने हमसे लोन लिया था, रिकवरी अभी तक हो नहीं पाई है, हमको एक रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट करके दीजिए और कंपनी की प्रॉपर्टी को बेच के हमारा लोन चुकता करवाइए। डीआरटी ने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। द डीआरटी ऑल्सो अपॉइंटेड 1 रिसीवर। अब 2 रिसीवर हो गए, एक रिसीवर ये कलेक्टर जूनागढ़ और एक रिसीवर ये यहाँ पे कैलकाटा में, टू टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स इन दिस रिगार्ड एंड द रिसीवर इन्फॉर्म्ड द एपेलेंट यूनियन अकॉर्डिंगली। और रिसीवर ने एपेलेंट यूनियन को साफ साफ बता दिया कि इस तरीके से डीआरटी का डिसीजन आया है, हम प्रॉपर्टी को बेच के लोन का पैसा बैंक को वापस करेंगे। अब अब यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं भाई तुम बेच के पैसा दे दोगे बैंक को, हमारी वेजेस कहाँ जाएंगी, हमको भी तो वेजेस चाहिए। अब वेजेस कहाँ से आएंगे? इसी वजह से वर्कर्स ने गुजरात हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर दी। देयरफॉर द एपेलेंट यूनियन फाइल्ड अ पिटीशन, स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर दिस इन द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, praying therein to direct the respondent bank to deposit 50% amount of the sale proceeds of the Porbandar HMP Cement with the district collector Porbandar, and the district collector be directed to pay by account pay check to each of the workmen proportionately towards the part payment of the legal dues to the individual workmen concerned. और वर्कर्स ने गुजरात हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई और एप्लीकेशन में उन्होंने प्रे किया कि सर डीआरटी, जो कोलकाता डीआरटी ने डिसीजन दिया है कि इस एचएमपी प्लांट पोरबंदर वाली यूनिट को बेचकर उस बैंक को पैसा वापस कर दिया जाए, सर जरा इस रिट पिटीशन को एक्सेप्ट करिए और इस पिटीशन को एक्सेप्ट करने के बाद ऑर्डर दीजिए उस डीआरटी के रिसीवर को कि बैंक को पैसा वापस ना करे बल्कि ये पैसा जमा करवाया जाए टू द कलेक्टर पोरबंदर 50% एटलीस्ट, मतलब बैंक के पास भी पैसा वापस कुछ ना कुछ तो उसको भी चाहिए और कुछ वर्कर को भी चाहिए, तो सर 50% का पैसा वर्कर्स को मिलना चाहिए, 50% का पैसा बैंक को मिलना चाहिए, आप इसका ऑर्डर पास कर दीजिए। कहते द रिस्पोंडेंट रेज्ड एन ऑब्जेक्शन, बैंक खड़ा हो गया, बैंक कह रहा है सर ये तो गलत है। रिस्पोंडेंट ने साफ साफ ऑब्जेक्शन रेज किया दैट द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात हैज नो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इन एज मच एज नो पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन in relation to the subject matter of SCA. SCA means special civil application arising in the state of Gujarat. रिस्पोंडेंट ने तो कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं किया, रिस्पोंडेंट ने तो बोला सर गुजरात हाई कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं है इस पर्टिकुलर मैटर को डील करने की।
क्योंकि डीआरटी अपॉइंट हुआ है कोलकाता का। अब यहां क्वेश्चन ये राइज हुआ कि क्या गुजरात हाईकोर्ट के पास क्या पावर है भी इस पर्टिकुलर मैटर को डील करने की, या है ही नहीं। सीपीसी में इसके रिगार्डिंग प्लेस ऑफ स्विंग एक कंसेप्ट आता है, सेक्शन 16 से लेके 20 तक की बात करता है। यहाँ पे भी सेक्शन 20 का रेफरेंस दिया जाएगा। सीपीसी की बात करोगे ये, अगर आपने एग्जीक्यूटिव में अच्छे से पढ़ा होगा तो जरूर से वहाँ पे पढ़ाया गया होगा आपको। कहते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं क्वेश्चन ये राइज किया रिस्पोंडेंट पार्टी ने कि गुजरात हाईकोर्ट के पास ये पर्टिकुलर मैटर को डील करने की पावर ही नहीं है, बात ही खत्म। तो गुजरात हाईकोर्ट इस पर्टिकुलर रिट पिटीशन पे आंसर दे ही नहीं सकता। The single judge of Gujarat High Court overruled the preliminary objection and held that Gujarat High Court has the territorial jurisdiction to entertain the SCA. गुजरात हाईकोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने तो साफ साफ बोला कि जो रिस्पोंडेंट पार्टी का कंटेंशन है बिल्कुल गलत है, हम इस पर्टिकुलर मैटर को डील कर सकते हैं, हमारे पास जुरिस्डिक्शन है। अब अगेन रिस्पोंडेंट पार्टी चली गई अपील में। ऑन अपील बाय द रिस्पोंडेंट कंपनी, द डिवीजन बेंच सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द सिंगल जज एंड डिसमिस द SCA। डिवीजन बेंच ने क्या कर दिया, डिवीजन बेंच ने बोला नहीं, सिंगल जज से गलती हो गई, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सच में गुजरात हाईकोर्ट के पास इस पर्टिकुलर मैटर को डील करने की पावर नहीं है। अब फिर आगे, अब भैया नुकसान किसको होने वाला है, कह रहे वर्कर को, वर्कर यूनियन आ गई। द डिवीजन बेंच हेल्ड दैट गुजरात हाईकोर्ट हैज नो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन दिस एप्लीकेशन इन क्वेश्चन बिकॉज नो पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हैज अक्रूड टू फाइल सच पिटीशन इन गुजरात हाईकोर्ट। इट इज अगेंस्ट दिस ऑर्डर ऑफ डिवीजन बेंच द यूनियन। अब डिवीजन बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट यूनियन फेल्ट एग्रीव्ड एंड हैज फाइल्ड द प्रेजेंट अपील इन दिस कोर्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द स्पेशल लीव टू अपील। और उन्होंने स्पेशल लीव लगाने की एप्लीकेशन मांगते हुए अपील लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। अपील अलाउड हो गई। अपील क्या हो गई है, अलाउड। अब अपील अलाउड हो गई है। अपील अलाउड होने का मतलब गुजरात हाईकोर्ट के पास पावर है इस पर्टिकुलर मैटर को डील करने की। कैसे पावर है, साफ साफ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। ये देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। जल्दी से 5 से 10 मिनट में इसको खत्म करते हैं, फिर आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कहते हैं, the short question which arises for consideration in this appeal is whether the division bench was justified in holding a CA filed by appellant was not maintainable for want of territorial jurisdiction of Gujarat High Court। कह रहे सबसे बड़ा एक ही क्वेश्चन और सबसे छोटा क्वेश्चन ये राइज हुआ है कि जो डिवीजन बेंच कह रही है कि ये एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होगी क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट के पास पावर ही नहीं है, क्या ये सही है या नहीं, यही क्वेश्चन राइज हुआ। कहते हैं, हैविंग हर्ड द लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड ऑन परस्यूअल ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस वी आर इंक्लाइंड टू अलाउ द अपील। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सारा कुछ सुनने के बाद, लर्नेड काउंसिल्स मतलब जो एडवोकेट्स हैं उनको सुनने के बाद, सारे रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद, वी आर इंक्लाइंड टू अलाउ द अपील, हम इस पर्टिकुलर अपील को एक्सेप्ट करते हैं। एंड वाइल सेटिंग असाइड द इम्प्यूग्ड ऑर्डर ऑफ द डिवीजन बेंच रीस्टोर द ऑर्डर ऑफ सिंगल जज। और यहां बोला कि डिवीजन बेंच के ऑर्डर को हम नलिफाई करते हैं, सेट असाइड करते हैं, और सिंगल जज ने जो ऑर्डर दिया था वो बिल्कुल ठीक दिया था। ऐसा क्या हुआ, तो कहते लिखा, इन अवर कंसिडर्ड ओपिनियन द डिवीजन बेंच अर्ड इन नॉट नोटिसिंग आर्टिकल 226 सब आर्टिकल 2। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कह रही है डिवीजन बेंच से गलती हो गई, डिवीजन बेंच ने मिस्टेक कर दी है कि उन्होंने आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ढंग से पढ़ाई नहीं। आर्टिकल 226 सब आर्टिकल 2 को उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया while deciding the question arising in this case. In other words, the question as to whether the Gujarat High Court has territorial jurisdiction to entertain the appellant's SCA or not should have been decided keeping in view the provisions of Article 226 sub Article 2 and Section 20 of CPC. कहते हैं इन दो चीजों को रेफर करते हुए डिवीजन बेंच को डिसीजन देना चाहिए था, बट उन्होंने सही में इसके प्रोविजंस सच में सही तरीके से पढ़े ही नहीं, क्योंकि अगर पढ़े होते तो डिवीजन बेंच ऐसा डिसीजन ना देता। कहते हैं क्या लिखा है ऐसा आर्टिकल 226 सब आर्टिकल 2 में। कहते हैं आर्टिकल 226 सब आर्टिकल 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लियर टर्म्स एम्पावर्स द हाई कोर्ट to entertain the writ petition if the cause of action to file such writ petition against the respondent of the said writ petition has arisen wholly or in part within the territorial jurisdiction of a high court। कहते हैं हमने माना कि आर्टिकल 226 सब आर्टिकल 2 क्या कह रहा है कि वो एक हाई कोर्ट की बात कर रहा है जिसको हमने नाम दिया ए हाई कोर्ट। कहते हैं वहां लिखा हुआ है कि ए हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट पिटीशन को एंटरटेन कर सकती है अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। If cause of action to file such writ petition against the respondent of said writ petition has arisen wholly or in part, फिर भले ही वो cause of action पूरी तरीके से उस जगह पे अराइज हुआ हो या थोड़ा सा भी क्यों ना अराइज हुआ हो। ये वर्ड पे मार्क करिएगा, होली और इन पार्ट। होली का मतलब पूरी तरीके से गुजरात में ही कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, या इन पार्ट या छोटा मोटा भी अगर गुजरात की टेरिटरी में पास हुआ होगा तो गुजरात हाईकोर्ट के पास इस पर्टिकुलर पिटीशन को एक्सेप्ट करने की पावर है। कहते हैं क्लॉज 2 उसी सब आर्टिकल 2 का क्लॉज 2 का कहता है क्लॉज 2 फर्दर एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू एनी ऑर्डर
कहते हैं क्लॉज 2 हाईकोर्ट को पावर दे रहा है टू इश्यू एनी ऑर्डर, डायरेक्शन और रिट as provided in clause 1 of article 226 of the constitution in such writ petition, notwithstanding that seat of such government or authority or the residence of such person against whom writ petition is filed does not fall within the territories of A High Court but falls in the territories of B High Court. कह रहे हैं यहां पे बोला गया कि फर्दर क्लॉज 2 हाईकोर्ट को पावर दे रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग दैट सीट ऑफ सच गवर्नमेंट और अथॉरिटी और रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन अगेंस्ट हुम रिट पिटीशन इज फाइल्ड डज नॉट फाइल्ड विद इन द टेरिटरी। कह रहे भले ही जिस गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप डिसीजन ले रहे हो, जिस अथॉरिटी के अगेंस्ट आप डिसीजन ले रहे हो, जिस पर्सन के अगेंस्ट आप डिसीजन ले रहे हो, उसकी रेसिडेंस आपके टेरिटरी में फॉल करती है या नहीं करती, अगर कॉज ऑफ एक्शन आपके टेरिटरी में छोटा मोटा भी फॉल कर जाता है, ऑर्डर पास कर सकते हैं। Coming to the facts of this case, we find from the averment of the petition that firstly, respondent company has its factory at पोरबंदर। अब कोर्ट कह रही है कि हम अपने केसेस पे अगर आए तो अपने केस में आते हैं और देखते हैं कि पहली बात तो जो पिटीशन, जो एप्लीकेशन लगाई गई है, उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो पहली चीज जो रिस्पॉन्डेंट कंपनी है उसकी फैक्ट्री कहाँ है? पोरबंदर में, विच इज अ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात। पहली चीज, पहला पॉइंट। Secondly, the Labour Court Junagadh, which is also a part of the state of Gujarat, entertained the dispute between appellant union and respondent company and passed a recovery order. Second number, जो लेबर कोर्ट थी वो भी तो जूनागढ़ की थी, वो भी तो गुजरात में आती है। थर्ड नंबर, and third, one of the relief claimed in petition pertains to non-payment of outstanding wages payable to the workers by respondent company। और जो वर्कर हैं ये भी कहाँ के हैं? ये भी तो गुजरात के हैं। तो कह रहे 3 पॉइंट हैं जिसके बेसिस पे साफ प्रूफ हो रहा है कि इस पर्टिकुलर केस का पूरा लिंक गुजरात से है, तो गुजरात हाई कोर्ट इस पर्टिकुलर मैटर को डील कर सकते हैं। इन द लाइट ऑफ दीज 3 रीजंस, कहते हैं इन 3 रीजन को देखते हुए वी आर ऑफ द व्यू दैट पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, मार्क करिए, पार्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन as contemplated in article 226 of article 2 of the constitution has arisen within the territorial jurisdiction of Gujarat High Court for filing petition to claim appropriate relief in relation to such dispute against respondent number 1। और इन सारे रीजंस को देखते हुए कुछ पोर्शन ऐसा है जो यहीं अराइज हो रहा है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल गुजरात हाई कोर्ट के पास पावर है इस पर्टिकुलर मैटर को डील करने की। कहते हैं इन अवर कंसिडर्ड ओपिनियन द एक्सप्रेशन द कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस occurring in article 226 to sub article 2 in constitution has to be read in context with article 2 section 20 clause C of CPC, हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एंड इन द लाइट ऑफ द फॉरगोइंग डिस्कशन वी आर ऑफ द व्यू दैट appellant's petition was maintainable in Gujarat High Court in as much as a part of cause of action to file such petition did accrue against a petitioner with the territorial jurisdiction of Gujarat High Court। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ ना कुछ मैटर तो गुजरात का है, जिस वजह से गुजरात हाई कोर्ट के पास पावर है इस पर्टिकुलर मैटर को डील करने की। देयरफॉर इन दीज सर्कमस्टांसेस SCA जो एप्लीकेशन लगाई गई है वाज रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स बाय द गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट के पास पावर है जुरिसडिक्शन इस मैटर को डील करने की। इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग डिस्कशन द अपील सक्सीड्स एंड इज हियरबाय अलाउड। तो गुजरात हाई कोर्ट को पावर दे दी गई, आप इस मैटर को डील करिए। तो ये बच्चे कुछ केसेस थे जो हम लोगों ने 5 केसेस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के कंप्लीट किए आज इस वीडियो में। अच्छी तरीके से इसको देखिएगा, अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करिएगा, इसके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा अगर बनाना चाहें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कराए उनको जरूर से पढ़िएगा। अब आपने एक लाइन इन पर्टिकुलर केसेस की पढ़ ली। ऐसे ही ऑन अ वेरी डेली बेसिस मैं हर दिन 5-5 केसेस आपको कराऊंगा और देखिएगा 2 महीने में आपको पता भी नहीं लगेगा, ये केस स्टडी का पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंजॉय योर डे, बाय बाय। वीडियो को और बच्चों के साथ भी शेयर करिएगा जिससे उनको भी पता लग सके कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितना ईजी है, कितना इंटरेस्टिंग है और फटाफट से ये कंप्लीट किया जाएगा। बाय बाय।